ये कहानी है वोंग की, जो कि एक नल्ला बेरोजगार लड़का होता है, बिल्कुल मेरी तरह। पर एक दिन उसे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ये बताती है कि वो उसे पसंद करती है, जिसके बाद तो वोंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और उस लड़की को पसंद करने वाले दूसरे लड़के वोंग पर गुस्सा होकर उसे कूटकर पानी में फेंक देते हैं। लेकिन पानी में कुछ ऐसा होता है जिससे वोंग को बेहिसाब ताकतें मिल जाती हैं। तो क्या वोंग इन ताकतों के साथ अपनी और अपने प्यार की हिफाजत कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक गेम खेल रहे थे। इस गेम में इन लकड़ी के पीसेस को निकालते हुए जो इस पूरे टावर को गिरा देगा उसे ट्रुथ या डेयर में से एक चुनना होगा। और यहाँ पर हमारी मेन हीरोइन याओ से ये टावर गिर जाता है। ये सब फैसला करते हैं कि याओ को यहाँ पर ट्रुथ चुनना होगा, यानी कि अब जो उससे पूछा जाएगा उसे उसका सही जवाब देना होगा। उससे उसके क्रश का नाम पूछा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वोंग भी यही होता है। वैसे मैं बता दूं कि ये याओ का बचपन का दोस्त है। यहाँ पर बैठा एक हैंडसम लड़का कहता है, मुझे पूरा यकीन है याओ को वोंग जैसे बेवकूफ लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसे तो कोई मुझ जैसा हैंडसम सा लड़का पसंद आएगा। जिसके बाद याओ की दोस्त उससे पूछती है कि बताओ ना तुम्हारा क्रश कौन है। हमारा वोंग यहाँ काफी ज्यादा नर्वस होने लगता है और इसके बाद याओ शर्माते हुए अपने क्रश का नाम लेती है, वोंग। हैंडसम से लड़के को यकीन ही नहीं होता कि ये क्या बात कर रही है, पर याओ यहाँ बिल्कुल सच बोल रही है। उसे बचपन से ही वोंग बहुत पसंद है। अब भाई की खुशी का तो यहाँ ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि याओ को पसंद करने वाला एक और लड़का वोंग को पिटवा रहा है। क्या बे चिरकुट, तू जीते हुए थक गया है क्या? तू उस लड़की के बारे में सोच भी कैसे सकता है जिसे हमारे बिग ब्रदर पसंद करते हैं? वोंग कहता है, क्यों ना हम इस बारे में बैठकर बात करें। वैसे दोस्तों, ये है वो बिग ब्रदर जो याओ को पसंद करता है। इसका नाम है जुन और ये एक नंबर का छपरी है। यहाँ ये गुंडे मवाली वोंग को और पीटना चाहते थे और तभी जो जुन होता है वो याओ को कॉल करता है। वो उसे लाइव दिखाता है कि वोंग किस तरह से पिट रहा है। वोंग चिल्लाकर कहता है, ये मामला हम दोनों के बीच का है, तुम याओ को बीच में क्यों घसीट रहे हो? लेकिन उसके ऐसा बोलने की वजह से जो ये गुंडी छपरी होते हैं ये उसे पीटने लगते हैं। तभी जुन कहता है, क्या बे वोंग, तेरे को ज्यादा मस्ती सूझ रही है? हाँ, खबरदार जो अगली बार याओ के करीब भी दिखा। वहीं याओ को वोंग की बहुत चिंता हो रही थी, पर तभी वोंग कहता है, जुन, मैं तुझे याओ के कभी करीब नहीं आने दूंगा। और इसके बाद वोंग अपना सिर इस छपरी के मुंह में दे मारता है। लेकिन उसके ऐसा करने से वो नीचे नदी में गिर जाता है और यही देख जुन के हाथ से वोंग का फोन भी पानी में गिर जाता है। जुन कहता है, ये तो सच में मर गया, अब हम क्या करें? मैं तो उसे मारने की बात मजाक में कह रहा था। दोस्तों, जो वोंग होता है अब वो पानी में डूबने लगा था। वो याओ को याद करते हुए कहता है, मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं उस लड़की की हिफाजत कर सकूं जिससे मैं प्यार करता हूं। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जब वोंग एलिमेंट्री स्कूल में था। तब किसी बच्चे के उसे परेशान करने की वजह से वो उससे डरकर भाग आया था और इसी वजह से बाकी के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे और इसीलिए बेचारा वोंग बारिश में अकेला बैठा हुआ था। पर तभी उसके पास याओ आती है। वो उसे देख पूछती है, तुम यहाँ क्यों छुपे हो? क्या तुम अपना काम नहीं करना चाहते? वोंग कहता है, ऐसा नहीं है, मैं अब घर जा रहा हूँ। पर तभी याओ देखती है कि वोंग को हाथ में थोड़ी चोट लगी है। वो कहती है, मुझे जरा ये चोट दिखाना। लेकिन इससे वोंग थोड़ा हड़बड़ा जाता है और इसके बाद याओ वोंग के हाथ पर बैंडेज लगा देती है। और शायद यही वो पल था जिसके बाद से वोंग याओ को पसंद करने लगा था। जिसके बाद बारिश भी थम जाती है और ये दोनों एक साथ घर चले जाते हैं। यही सब याद करते हुए वोंग इस वक्त पानी में डूब रहा था। पर तभी उसे पानी के अंदर कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। वो उस चीज के पास जाकर उसे उठाता है। ये एक क्यूब होता है, पर अगले ही पल में ये क्यूब चमकते हुए वोंग के शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे वोंग को बहुत तेज दर्द होने लगता है और अगले ही पल में वो टेलीपोर्ट हो जाता है। वो टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है एक अलग ही डायमेंशन जैसी जगह में। वोंग अपने चारों ओर देख सोचता है, कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ ना? लेकिन तभी उसे एक आवाज बताती है कि ये आपका एक टेलीपोर्टेशन एरिया है, आप जब चाहे यहाँ टेलीपोर्ट होकर आ सकते हैं। साथ ही आप 15 मीटर के दायरे में कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और इसके बाद वोंग सीधा टेलीपोर्ट होकर यहाँ आसमान में पहुँचता है। पर यहाँ आसमान से वो नीचे नहीं गिरता। वो देखता है कि जुन और बाकी के छपरी उसे पानी में ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर वोंग यहाँ से भी टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन तभी जुन को ये एहसास होता है जैसे आसमान में कोई था। जिसके बाद वोंग टेलीपोर्ट होकर अपनी स्कूल क्लास में पहुँचता है। तभी फिर से उसके सिस्टम की आवाज उसे सुनाई देने लगती है। इससे पहले कि वोंग उस सिस्टम से कुछ पूछता,
उस जगह पर कोई आने लगता है। वो शख्स इस क्लासरूम में आता है और यहाँ उसे काफी सारा पानी नजर आता है। ये शायद से कोई सिक्योरिटी गार्ड है। वहीं हम देखते हैं कि वोंग टेलीपोर्ट होकर अपने घर आ चुका है और उसने नहा भी लिया है। जिसके बाद उसे याओ का कॉल आता है। याओ चिल्लाकर कहती है, बेवकूफ, इतनी देर में फोन उठाया तुमने? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। हमें उस चुन की कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए। पर वोंग कहता है, हमें जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद आज बहुत सारी चीजें हुई हैं, तुम वहाँ आराम कर लो। जिसके बाद वोंग याओ का कॉल काट देता है और कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ मुझे वो याओ को नहीं बताना चाहिए, वरना वो भी खतरे में आ सकती है। पर तभी फिर से वोंग को वही आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उसे अपने अंदर से सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो क्यूब उसके शरीर के अंदर ही था। और अगले ही पल में हवा में उड़ता हुआ वोंग यहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे बचता है बस एक छोटा सा क्यूब। वोंग फिर से उस अलग डायमेंशन में आ चुका है। फिर से वही आवाज वोंग को बताती है कि आपको जो क्यूब मिला वो कोई मामूली क्यूब नहीं था और अब आप ही इस क्यूब के मास्टर हैं और इस क्यूब का नाम है द अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम। वोंग को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम। सो वो आवाज उसे बताती है कि वो इस वक्त इस छोटे से क्यूब के अंदर है, पर इस क्यूब के अंदर एक अलग ही डायमेंशन मौजूद है। ये जान वोंग कहता है, तो तुम ही ने मुझे इतनी बार एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट किया है ना? वो आवाज कहती है, हाँ। और इसके अगले ही पल में वोंग हवा में उड़ने लगता है और वो आवाज उससे कहती है, अब आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपको इस दुनिया का राजा बनाऊंगा। और अब जब वोंग अपनी आंखें खोलता है तब वो खुद को हवा में उड़ता हुआ पाता है। जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि अब आप यहाँ से 1 मिनट बाद ही टेलीपोर्ट हो पाएंगे, क्योंकि सिस्टम ने ऑटोमेटिक एनर्जी सेविंग मोड ऑन कर लिया है। जिसके बाद वो वहीं बैठकर सिस्टम से पूछता है, मैं अपनी मर्जी से किसी जगह पर टेलीपोर्ट कैसे हो सकता हूँ? सिस्टम बताता है कि आपको माइक्रोवेव रेडिएशन को सेंस करना होगा और ऐसा करने के लिए आपको अपनी आंखों का नहीं बल्कि अपने कोर का यूज करना होगा। और दोस्तों, ऐसा करके वोंग 15 मीटर के दायरे में मौजूद किसी भी चीज को देख सकता है। जिसके बाद वोंग इसका इस्तेमाल करके किसी के घर को देखना शुरू करता है। उसे हर एक चीज बिल्कुल सही ढंग से दिखाई दे रही थी और ऐसे ही वो कंसंट्रेट करते रहता है। पर तभी अचानक एक बिल्ली वोंग की इस एनर्जी को भांप लेती है। जिसके बाद वोंग खुद को इसी डायमेंशन के अंदर पाता है। वो बहुत ज्यादा थक चुका है, क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करना बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। और अचानक ही वोंग को सीने में दर्द होता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। और फिर जब उसे होश आता है वो खुद को अपने कमरे में पाता है। वो समझ चुका है कि इस ताकत का इस्तेमाल करना आसान नहीं होने वाला। तभी वोंग को अपने बगल में ये छोटा सा क्यूब नजर आता है। वोंग पूछता है, तुम कहाँ से आ गए? सिस्टम बताता है कि अगर वो वोंग के शरीर में रहा तब वो लगातार उसकी एनर्जी को कंज्यूम करता रहेगा और अगर वोंग की मौत हो जाती है तब ये सिस्टम भी गायब हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद वोंग उस क्यूब को उठाकर उससे पूछता है, तो क्या मैं एक सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वोंग गूगल पर सर्च करता है इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर इस क्यूब को बनाया किसने है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी वो देखता है कि उसे याओ का मैसेज आया है, जहाँ वो कल उसे लंच के लिए इनवाइट कर रही है। ये मैसेज पर वो बहुत खुश हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो यहाँ कसम खाता है कि अब वो किसी को भी याओ को परेशान नहीं करने देगा। हे सिस्टम, मुझे बताओ कि मैं किस तरह अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ। सिस्टम उसे बताता है कि अगर वो एनर्जी जेम्स को एब्सॉर्ब करेगा तो इससे उसकी ताकत बढ़ जाएगी। सरल शब्दों में इन्हें पत्थर चाहिए होंगे, क्योंकि पत्थर ही इस दुनिया में सबसे पुराने मैक्रोस्कोपिक मटेरियल हैं। साथ ही वोंग को ये भी पता चलता है कि उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए वो मामूली पत्थरों का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उनमें भी एनर्जी होती है। लेकिन असल मायनों में अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए उसे स्पेशल जेम्स खाने होंगे। एग्जाम्पल के लिए वोंग के घर पर मौजूद क्रिस्मेटाइट, साथ ही वोंग की माँ की सबसे ज्यादा प्यारी डायमंड रिंग। वोंग का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगी चीजें होती हैं। सो तभी सिस्टम वोंग को एक और जेम के बारे में बताता है जो वोंग के गार्डन में मौजूद है। सो अब वोंग तैयार होकर एक शॉवल के साथ टेलीपोर्ट होकर बाहर गार्डन में आ जाता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी है ताकि वो हमेशा याओ की हिफाजत कर पाए। लेकिन अब वो सिस्टम से पूछता है कि वैसे वो जेम कहाँ है। सो सिस्टम बताता है कि उस जेम को डिटेक्ट करने के लिए आपको माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करना होगा। सो वोंग बिल्कुल ऐसा ही करके उस जेम स्टोन को ढूंढना शुरू कर देता है और उसे एक पेड़ के नीचे वो जेम स्टोन दिख जाता है। लेकिन उस स्टोन को निकालने पर वोंग को तो ये एक मामूली पत्थर ही लगता है,
पर अगले ही पल में कुछ पलों के लिए ये स्टोन एनर्जी को रेडिएट करता है और इसके बाद वोंग फिर से अपने क्यूब डायमेंशन में आकर उस जेम स्टोन को इस तरह से सिस्टम को खिला देता है और सिर्फ इस जेम स्टोन से ही इस सिस्टम की पावर काफी बढ़ जाती है। वोंग को भी ये ताकत महसूस होने लगती है, लेकिन ये बस एक लो क्वालिटी जेम था। इससे वोंग की ताकत के सिर्फ 2 पॉइंट्स ही बढ़े हैं, लेकिन हाँ, इससे वोंग की कॉम्बैट पावर काफी इंक्रीज हो चुकी होगी और इसी तरह धीरे धीरे वो इस दुनिया का राजा बन जाएगा। अब अगले दिन वोंग की आंख खुलती है। बेचारा कल रात बहुत देर में सोया था, लेकिन अब वो स्कूल के लिए भी लेट हो चुका है। स्कूल में आते ही याओ उससे पूछती है, तुमने कल मेरा कॉल क्यों काट दिया था? लेकिन अगले ही पल में याओ को एहसास होता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। पर इसके बाद वोंग कहता है, वैसे याओ, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। एक लड़का कहता है, शुक्रिया? इसीलिए कि याओ ने तुम्हें बता दिया कि वो तुम्हें पसंद करती है। इस बात से सभी हंसने लगते हैं, पर तभी क्लास में एंट्री लेते हैं छपरी लोग। इन छपरी लोगों के साथ था जुन। उसके पंटर एक लड़के से कहते हैं, चल अब जल्दी से हमारे बिग ब्रदर के सामने से गायब हो चिरकुट। जिसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वोंग कहता है, याओ, मुझे इनके इरादे सही नहीं लगते, तुम अपनी सीट पर चली जाओ। लेकिन दोस्तों, वोंग खुद काफी परेशान था और घबराया हुआ भी, लेकिन वो याओ के सामने हिम्मत दिखाने का नाटक कर रहा है। पर तभी जुन क्लास में कहता है, क्या वोंग यहाँ है? वोंग तो इस तरह एक किताब लिए छुपा हुआ है, लेकिन जुन उसे नोटिस कर लेता है और उसकी ओर जाने लगता है। पर तभी वोंग को याद आता है कि उसकी ताकत तो अब बढ़ चुकी है, वो शायद इनका सामना कर लेगा। वैसे इस वक्त वोंग की कॉम्बैट पावर 22% है। पर तभी याओ खड़ी होकर कहती है, जुन, हमें परेशान करना बंद करो प्लीज। सो जुन कहता है, याओ, तुम्हें कोई शायद से गलतफहमी हो गई है। मैं तो इस कायर टरपोक से तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, जो खुद बचने के लिए एक लड़की का सहारा ले रहा है। पर याओ कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। पर तभी वोंग कहता है, तुम चिंता मत करो याओ, मैं सब संभाल लूंगा। और तभी जुन उसे पकड़ के कहता है, क्या बे, लड़की के सामने ज्यादा होशियार बन रहा है? मैंने तुझसे बोला था ना, याओ के करीब भी आया तो सारी मस्ती उतार दूंगा। पर उसका हाथ छुड़ाकर वोंग कहता है, तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। और तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं, इसीलिए जुन वोंग के कान में कहता है, शाम 5 बजे बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाना। जिसके बाद जुन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद याओ पूछती है, उसने तुमसे क्या कहा कान में? वोंग कहता है, उसने कहा कि अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद शाम के वक्त हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ बैठा हुआ जुन गुस्से में वोंग के आने का इंतजार कर रहा है। और यहाँ जुन ने वोंग के लिए कुछ तैयारियां करके रखी हैं। और इसके बाद वोंग भी यहाँ आ जाता है। वो यहाँ मौजूद बच्चों से पूछता है कि जुन कहाँ है, लेकिन वो सब हंसने लगते हैं और जुन के ये छपरी चिरकुट कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिग ब्रदर को उनके नाम से बुलाने की? कल जो हुआ भूल गया क्या? तभी उनके ऊपर बैठा जुन कहता है, दरवाजा बंद कर दो। और कल तो तुम बच गए, पर आज नहीं बच पाओगे। सिस्टम बताता है कि यहाँ 13 लोग हैं और वोंग के जीतने के चांसेस बस 20% हैं। जिसके बाद सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वोंग अकेला इन सब के सामने खड़ा था। जुन कहता है, देखो, अगर तुम माफी मांगकर मेरे सामने गड़गड़ाओ और कहो कि अब तुम याओ के साये के सामने भी नहीं आओगे, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर वोंग कहता है, देखते हैं कौन क्या करता है। ये सुन जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी इनके बीच में से एक टकला निकलकर वोंग के सामने आता है और कहता है, इसे तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा, तुम सब दूर रहो। सिस्टम बताता है कि इस टकले की कॉम्बैट पावर 10% है, यानी कि वोंग इससे आसानी से जीत जाएगा। जिसके बाद वो टकला एक बॉल उठाता है और फिर वोंग को पीटने के लिए आगे बढ़ता है। अगले ही पल में टकला वोंग की ओर अपनी पूरी ताकत से बॉल फेंकता है। वोंग जैसे ही उस बॉल से बचने के लिए मुड़ता है, वो टकला उतनी देर में आकर वोंग पर लगातार हमले करने लगता है। दूसरी ओर याओ वोंग को कॉल करने की कोशिश कर रही है, पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा। यहाँ वोंग और उस टकले के बीच मुकाबला चल रहा है। सभी लोग टकले को चीयर कर रहे हैं, पर लगातार हमले करने की वजह से टकला अब थक चुका है। जो देख जुन कहता है, उसके जाल में मत फंसो, उस पर हमला करके उसे गिरा दो। जिसके बाद वो टकला फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ वोंग पर लगातार हमले करना शुरू कर देता है। पर अब वोंग उसका पैर पकड़ के उसमें एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर उसे दूर फेंक देता है। जो देख सब हैरान रह जाते हैं, किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वोंग कहता है, जुन, अब शायद से तुम्हें खुद लड़ने के लिए आना चाहिए। पर जुन हंसते हुए कहता है, मैं अकेला क्यों आऊं जब हम सब आ सकते हैं। यानी कि अब ये सब एक साथ वोंग पर हमला करेंगे और इन सब से वोंग के जीतने के चांसेस बस 30% हैं। जुन कहता है, तुम हम सबका मुकाबला कैसे करोगे? और अब ये लोग वोंग को घेरना शुरू कर देते हैं। वोंग अब चारों ओर से घिर चुका है,
जिसके बाद ये सभी वोंग पर टूट पड़ते हैं। वोंग एक साथ इन सबसे लड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शायद से जल्द ही वो थक जाता है। जुन कहता है कि क्यों, क्या हुआ, बस इतनी ही ताकत थी। दूसरी ओर जुन का ये छपरी बड़े कुंफू कराटे दिखा रहा था, सो वोंग सीधा इसकी ओर जाकर इसके अखरोट फोड़ देता है, जिसके बाद बेचारा छपरी हवा में उड़ता हुआ जाता है। जो देख जुन कहता है इसको तो हमें अभी सबक सिखाना पड़ेगा, सभी एक साथ हमला करो। और जैसे ही ये लोग वोंग की ओर आते हैं, वोंग उछलकर उनसे दूर हो जाता है और इसके बाद वो लात मारकर 2 लोगों को गिरा भी देता है। पर तभी एक लड़का उसे पकड़ लेता है, जिस मौके का फायदा उठाकर दूसरा लड़का वोंग को लात मार के गिरा देता है। जुन खुश होता हुआ कहता है बहुत अच्छे। लेकिन इसके बाद वोंग फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो उठता है, लेकिन इसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर फिर से वोंग को पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार वोंग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है। वो उन्हें पीटता है और एक आदमी को वो घुमाकर इस तरह जुन के ही ऊपर फेंक देता है। और इसके बाद जब जुन वोंग को देखता है तब वोंग उसके सभी पंटरों को हरा चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, आखिर वोंग अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। और वोंग भी हद से ज्यादा थक चुका है, पर इसके बावजूद भी वो जुन की ओर जाता है। जुन घबराते हुए कहता है मेरे करीब मत आओ। लेकिन इसके बाद इस स्टेडियम की लाइट्स जल उठती हैं और फिर एक कोने में से 3 लोग बाहर निकलते हैं। ये बीच वाला बंदा कहता है नॉर्थ सिटी की पूरी गैंग एक बंदे को नहीं हरा पाई, कितनी शर्मनाक बात है। अरे इस आदमी के साथ तो काफी सारे लोग हैं। और हमें जानने को मिलता है कि ये साउथ सिटी गैंग का बॉस है, हुओ हुआन। उसे देख जुन मन में कहता है मेरी इस हालत में ये जरूर से मुझे हराने के लिए आया है। हुआन कहता है जुन मुझे नहीं लगता कि तुम नॉर्थ सिटी गैंग के बॉस कहलाने के लायक हो, बल्कि तुम्हें तो हाथों में चूड़ियां पहनकर मुजरा दिखाना चाहिए। पर तभी वोंग कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कमीनों के बीच क्या दुश्मनी है, पर तुम में से कोई भी किसी भी मामले में याओ को इन्वॉल्व नहीं करेगा। ये सुन हुआन कहता है मुझसे जुबान लड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी वोंग का सिस्टम उससे कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आप इनसे नहीं जीत पाएंगे। और हुआन कहता है जुन शायद से मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए कि एक बॉस होता क्या है। जिसके बाद उसके सभी पंटर वोंग के पीछे पड़ जाते हैं, सो वोंग अब उनसे भागना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो सभी वोंग पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वोंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और इसके बाद वो उस जगह की लाइट्स बंद करके इन्हीं के पीछे आ जाता है। और जब ये बॉस पीछे मुड़कर देखता है तब इसकी आंखों के सामने वोंग था। वोंग इसे उठाकर जमीन में दे मारता है और इसके बाद वो उसके सभी पंटरों से लड़ने लगता है और उन्हें अच्छे से कूटने भी लगता है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक बंदा इस जगह की लाइट्स को ऑन कर देता है, लेकिन तब तक वोंग सभी को पीट चुका था। जिनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, उसकी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। आखिर एक बंदा इतने सारे लोगों को कैसे पीट सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस जगह के बाहर याओ कुछ लोगों को लेकर आ जाती है। ये सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। याओ यहाँ कहती है मेरा दोस्त अंदर फंसा हुआ है। जब वोंग का ध्यान इन दूसरी चीजों पर था, उसी मौके का फायदा उठाकर जुन चुपके से निकलने लगता है, लेकिन अगले ही पल में वोंग उसके सामने आ जाता है। जो देख जुन गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी मांगने लगता है। वोंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर मेरा थोड़ा काम करो। अब इसके बाद जैसे ही ये लोग दरवाजा खोलते हैं, याओ देखती है कि जुन वोंग को पीट रहा है। जिसके बाद रिपोर्ट में बताया जाता है कि जुन ने अपने आदमियों के साथ मिलकर हुआन के आदमियों से लड़ाई की और इनके बीच बेचारा वोंग बेफिजूल में फंस गया। और इसी तरह यह मुद्दा खत्म हो जाता है और वोंग अब बस खुद को और ताकतवर बनाने पर ध्यान देगा ताकि वो उन सबकी हिफाजत कर सके जो उसके दिल के करीब हैं। और इसीलिए वोंग और भी अच्छे जेम स्टोन्स ढूंढने के लिए ज्वेलरी स्टोर में आता है। पर इनकी कीमत तो भैया बहुत ज्यादा होती है। जब वो यही सब देख रहा था तभी एक आंटी वोंग को गंदे गंदे इशारे करती हैं, बेचारा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग अपनी सारी सेविंग्स खर्च करके जेम स्टोन्स ढूंढने के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीद लेता है और इसके बाद वो अपना सारा सामान लेकर पास ही के एक पहाड़ पर आता है। पर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी बेचारे को ठेंगा नहीं मिलता। इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है और वहीं लेट जाता है। पर तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसे इस जगह के नीचे एक अंडरग्राउंड एरिया सेंस हो रहा है, लेकिन वोंग वहां टेलीपोर्ट होकर नहीं जा सकता क्योंकि वो एक सील्ड अंडरग्राउंड स्पेस है। सो अब उसे एक आइडिया आता है। वो एक तालाब जैसी जगह के पास आता है और इसके बाद वो अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन पावर से समझ जाता है कि ये वही जगह है और अब वो इस जगह के अंदर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। लेकिन ये जगह बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थी। जिसके बाद वोंग इस जगह को टॉर्च के जरिए देखना शुरू करता है और तभी अचानक
बेचारा एक मेंढक को देखकर डर जाता है, पर तभी सिस्टम उसे बताता है कि थोड़ी ही दूरी पर एक जेम स्टोन मौजूद है, लेकिन वोंग के सामने तो सिर्फ एक दीवार होती है। इसी वजह से बेचारा उदास हो जाता है। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक उसे कहीं से हवा आती हुई महसूस होती है। उसे ऊपर चट्टान में एक होल दिखाई देता है, जिसके बाद वोंग उस जगह पर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाता है, वो देखता है कि उसके आगे तो जमीन ही नहीं है। उसकी टॉर्च भी नीचे गिर जाती है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसे वो जेम स्टोन आसपास ही महसूस हो रहा है। तभी वोंग को वो जेम स्टोन्स दिख जाते हैं, लेकिन वो काफी दूरी पर थे और वहां तक वोंग टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब वो सोचने लगता है कि क्या किया जाए। और तभी अचानक हमें वोंग के पीछे एक बहुत ही बड़ा सांप दिखाई देता है, और जैसे ही ये वोंग पर हमला करने वाला था, वोंग टेलीपोर्ट होकर थोड़ा आगे आ जाता है और वो सांप पीछे वोंग को ढूंढता ही रह जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि वोंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ये जगह होती बहुत ज्यादा खतरनाक है। वोंग फूक फूक कर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, वहीं वो सांप भी वोंग के पीछे आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग बस उन जेम स्टोन्स के पास पहुंच ही गया है, पर वो देखने लगता है कि क्या वो उस जगह तक सही से टेलीपोर्ट हो पाएगा। उसे लगता है कि वो वहां गिर जाएगा और ऐसी खतरनाक जगह पर उसकी मौत हो जाएगी। पर तभी वो जायंट स्नेक फिर से वोंग के पीछे आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करता है, वोंग फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये सब वोंग अनजाने में कर रहा है। जिसके बाद सिस्टम वोंग को बताता है कि यहाँ पर काफी पावरफुल जेम स्टोन्स हैं। ये जान वोंग को बहुत ज्यादा खुशी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग धीरे धीरे एक जेम स्टोन को तोड़ लेता है। वोंग को यहाँ बहुत अच्छा लगता है कि आखिरकार उसे उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। जिसके बाद दूसरा जेम स्टोन तोड़ते वक्त वो उस स्टोन को गिरने से बचा लेता है, क्योंकि यहाँ नीचे बहुत गहरी खाई होती है। अब वहाँ देखने के लिए वोंग अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करता है, पर उसे दिखाई देता है तो बस एक बड़ा सा सांप। और अब आखिरकार वोंग का सामना उस जायंट स्नेक से हो ही गया। वो जायंट स्नेक वोंग पर हमला कर देता है, जिस वजह से वोंग अब नीचे गिरने लगता है। पर क्योंकि उसने खुद को रस्सी से बांधा हुआ था, इसीलिए वो तो गिरने से बच जाता है, पर वो सांप वहीं नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी रस्सी टूटने की वजह से वोंग भी पानी में आ गिरता है। उसके पानी में गिरते ही वो सांप फिर से वोंग को खाने ही वाला था कि तभी वोंग अपना शॉवल उठाकर उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो सांप उसे दबोच लेता है। और क्योंकि इस सांप ने उसे पकड़ा हुआ है, इसीलिए वो अपने क्यूब डायमेंशन में भी नहीं जा सकता। इसीलिए अब वोंग अपने शॉवल से उस सांप को जख्मी कर देता है, जिससे वो सांप उसे छोड़ देता है और वक्त रहते वोंग अपने क्यूब डायमेंशन में आ जाता है और यहाँ आकर वो चैन की सांस लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग ने 11 टाइप के जेम स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया है और इन्हीं को सिंथेसाइज करके सिस्टम एक हाई लेवल जेम क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम वोंग को अलग अलग टाइप के जेम स्टोन्स के बारे में बताने लगता है और फिर पूछता है कि मास्टर, क्या आप इन जेम्स को सिंथेसाइज करना चाहेंगे? वोंग कहता है हाँ बिल्कुल, पर सिस्टम बताता है कि ऐसा करने में उसे 100 घंटे लगेंगे। लेकिन इसके बाद इनके बीच फिर से बातचीत होती है और वोंग कहता है कि देखो, मुझे एक हाई एडवांस लेवल का जेम चाहिए, तभी जाकर मैं उस जायंट स्नेक को हरा पाऊंगा। और इसके बाद उन जेम्स को एब्सॉर्ब करके हम देखते हैं कि वोंग की पावर इंक्रीज हो जाती है। और इसके बाद वोंग के फिर से गुफा में आते ही वो जायंट स्नेक भी पानी में से बाहर निकल आता है। लेकिन अब वोंग की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। वोंग अपने शॉवल से इस जायंट स्नेक को पीटना शुरू कर देता है और इसके बाद वो जायंट स्नेक पर एक खतरनाक हमला करके उसे हरा देता है। उस जायंट स्नेक को हराने के बाद वोंग को पानी में से मिलता है एक एलिमेंट्री लेवल का जेम स्टोन और इसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जुन और हुआन बहुत गुस्से में शराब पिए जा रहे हैं। वोंग ने इनकी जो बेइज्जती की है, ये उसका बदला जरूर लेंगे। जुन कहता है अगर हम एक साथ भी मिल जाएं, तब भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे। सो हुआन कहता है कि किसने कहा कि हमें उससे लड़ना होगा? मैंने सुना है कि मिस्टर लुओ वापस आ चुके हैं। जुन हैरान होकर कहता है कि क्या यान फैमिली का वो लुओ जिसने 2 साल पहले एक महान हस्ती को नाराज कर दिया था, इसीलिए उसे ये शहर छोड़कर जाना पड़ गया था? हुआन कहता है हाँ, और वो महान हस्ती थी शीगू क्विन, याओ के पिता। और यहाँ अगर हम एक छोटी सी चाल चल दें, तब हम मिस्टर लुओ को वोंग को मारने के लिए भड़का सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि आज वोंग की याओ के साथ डेट है और यहाँ एक दूसरे के साथ घूमते हुए याओ कहती है तुम पहले से कितने ज्यादा बदल चुके हो। वोंग याओ का हाथ थाम उससे कहता है मेरी वजह से तुमने बहुत जिल्लत सहली, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। याओ कहती है मैं तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करने दूंगी। वोंग कहता है ठीक है, तो हम एक साथ करेंगे, ओके? ये बात सुन याओ मुस्कुराकर वोंग को खींचकर ले जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्यारा वक्त गुजारते हैं।
जिसके बाद एक साथ बैठकर ये दोनों एक गेम खेलते हैं। याओ पूछती है बताओ कि खजाना किस हाथ में है। यहाँ पर वोंग अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करता है और वो बिल्कुल सही बताता है कि खजाना किस हाथ में है। जिसके बाद याओ फिर से वोंग से पूछती है। वोंग फिर से सही जवाब देता है और ऐसे ही बार बार करने की वजह से बेचारी याओ की सारी चॉकलेट्स खत्म हो जाती हैं। वो वोंग से पूछती है तुम बार बार सही जवाब कैसे दे रहे हो। वोंग यहाँ झूठ कहता है मैंने तुम्हारी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया। लेकिन याओ को वोंग की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता। उसे अभी भी दाल में कुछ काला नजर आता है। पर इसके बाद वोंग याओ के हाथ में एक जेम क्रिस्टल देता है। याओ इस पत्थर को गौर से देखती है। ये बहुत खूबसूरत था। वोंग कहता है वैसे मुझे ये पत्थर नदी किनारे मिला था। याओ कहती है झूठ मत बोलो। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब वोंग याओ को कॉल करने की कोशिश करता है तब याओ उसका कॉल नहीं उठाती और फिर काफी देर इंतजार करने के बाद जब याओ नहीं आती तब वोंग को लगता है कि शायद वो सो रही होगी। पर तभी दो लड़के वहाँ से बात करते हुए गुजरते हैं कि तुम्हें पता है शिंघाई अपार्टमेंट में कोई घटना घट गई है। ये बात सुन वोंग तुरंत याओ को कॉल करने की फिर कोशिश करता है क्योंकि याओ शिंघाई अपार्टमेंट में ही रहती है पर कोई भी कॉल नहीं उठाता। इसी वजह से वोंग तुरंत रेड लाइट होने के बावजूद भी छलांग मारकर सड़क के दूसरी ओर आ जाता है और वो तेजी से भागकर याओ के घर की ओर जाने लगता है। वो उस जगह पर पहुंचता है। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वोंग को याओ की माँ दिखती है जो पुलिस ऑफिसर से कह रही थी कि प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, किसी ने याओ को किडनैप कर लिया है। अब इस बात की खबर चारों ओर फैल जाती है कि शिंघाई अपार्टमेंट में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम याओ है वो इस वक्त गायब है। वोंग सोचता है आखिर ये किसने किया होगा। तभी उसे यहाँ जुन नजर आता है। जिसके बाद हम जुन को एक सुनसान सी जगह पर देखते हैं। तभी उसके सामने वोंग आ जाता है। उसे देख जुन कहता है अरे बड़े भैया आप यहाँ। वोंग कहता है तुम मुझे खुद बताओगे या मैं एक दूसरा तरीका आजमाऊं। और वोंग के बस दीवार को अपना हाथ मारने से ही ये पूरा स्टोर हिल जाता है जो देख जुन डर जाता है और वोंग को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जो अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। यहाँ दो बंदे होते हैं। उनमें से एक कहता है तो तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे पर लुओ यान को बेवकूफ बनाना नामुमकिन है हुआन, क्योंकि हुआन ने इससे झूठ बोला इसीलिए लुओ ने हुआन की ऐसी हालत कर दी है। हुआन यहाँ रोते हुए रहम की भीख मांगता है पर लुओ उसे पीटना शुरू कर देता है और जो यहाँ हो रहा था उसे देख याओ की रूह कांप रही थी। जिसके बाद लुओ याओ के पास आकर कहता है तुम देख चुकी हो ना मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा, तो अब जो मैं पूछ रहा हूँ सच सच बताना, शिगुकिन के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है। याओ कहती है मुझे नहीं पता कि शिगुकिन कौन है। पर लुओ कहता है अच्छा तो तुम उसे नहीं जानती, पर वो तो तुम्हें बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के खिलाफ चला गया था। लेकिन याओ यही कहती है कि वो उसे नहीं जानती। जो सुन लुओ कहता है भूली हुई बातें याद दिलाने का मुझे काफी अच्छा तरीका आता है। और इसके बाद जब वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उसका ये अंकल उसे रोक कर कहता है कि भले ही ये लड़की शिगुकिन को जानती हो या नहीं, पर शिगुकिन इसकी काफी परवाह करता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अब तक इसे बचाने के लिए नहीं आया। शायद कोई तो ऐसा राज है जो इस लड़की के बारे में छुपा हुआ है और शायद वो राज हमें ये बता सके कि हम शिगुकिन को कैसे मार सकते हैं। क्योंकि भले ही इस वक्त हम शिगुकिन को इस लड़की का झांसा देकर यहाँ बुला लें, लेकिन हम उससे जीत नहीं पाएंगे। और अगर इस वक्त हमने इस लड़की को मार भी दिया तब शिगुकिन क्या करेगा वो हम सोच तक नहीं सकते। इसीलिए आपको इस लड़की की जान बख्श देनी चाहिए और हम इस लड़की का इस्तेमाल शिगुकिन को डराने के लिए करेंगे। लुओ कहता है ठीक है जैसा आप कहो। जिसके बाद अंकल याओ से कहता है अगर तुम हमारी बात सही से मानोगी तब हम दोनों के लिए ही बेहतर रहेगा। दूसरी ओर जुन वोंग को सब कुछ बता चुका है कि वोंग से बदला लेने के लिए इन्होंने मिस्टर लुओ का इस्तेमाल किया। जिसके बाद जुन पूछता है क्या तुमने नीलिंग इन कार्प सिटी में हुए इंसिडेंट के बारे में सुना है। कहा जाता है कि मिस्टर लुओ ने एक पावरफुल फैमिली के यंग मास्टर को बहुत पीटा था, इसीलिए उस यंग मास्टर ने लुओ से बदला लेने के लिए अपने बहुत ही पावरफुल अंकल को बुलाया। और इसके बाद जब वो अंकल अपने आदमियों को लेकर मिस्टर लुओ से मिलने पहुंचे तो वो उसे देखते ही गिड़गिड़ाने लगे और उन्होंने रहम की भीख मांगी। पर मिस्टर लुओ के जाने के बाद भी वो दोनों घुटनों के बल बैठे रहे और इसीलिए इस इंसिडेंट को नीलिंग इन कार्प स्ट्रीट कहा जाता है। ये सुन वोंग पूछता है तो शिगुकिन कौन है। जुन कहता है क्या तुम्हें याद है मिडिल स्कूल में याओ के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। कुछ लोग उसे पकड़ने आए थे पर उसे बचाया शिगुकिन ने। कहा जाता है कि सैकड़ों लोग शिगुकिन को पकड़ना चाहते हैं पर अब तक कोई ऐसा कर नहीं पाया। यहाँ तक कि शिगुकिन
लुगोयान की 2 उंगलियां भी काट चुका है। जिसके बाद लुगोयान ने शिगुकिन को ढूंढने की बहुत कोशिशें की, पर वो उसे कभी ना मिला। और फिर लुगोयान को उसके परिवार ने छोड़ दिया, और इन सब की वजह लुगोयान शिगुकिन को मानता है, और इसीलिए वो हर कीमत पर उससे बदला लेना चाहता है। तुमने ये कहावत तो सुनी ही होगी, हमें कभी भी अपने से बड़े से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सब सुन वोंग कहता है। तो याओ को इसीलिए अगवा किया गया है क्योंकि हुआन ने इस लुगोयान को बताया है कि वो याओ के जरिए शिगुकिन को अपने पास बुला सकता है। लेकिन जुन को ये प्लान सही नहीं लगा, इसीलिए उसने हुआन का साथ नहीं दिया। लेकिन शायद हुआन भी अब तक ये बात समझ चुका होगा। जिसके बाद वोंग यहाँ से जाने लगता है याओ को बचाने के लिए। जो जुन कहता है तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे, पर वोंग कहता है मैंने याओ को बचाने का वादा किया है और मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि जिस दीवार पर वोंग ने मुक्का मारा था वो अब टूट चुकी है। जिसके बाद वोंग उस जगह तक पहुंचता है जहां लुगोयान ने याओ को बंदी बनाकर रखा है। क्योंकि दोस्तों जो जेम स्टोन वोंग ने याओ को दिया था वो मामूली नहीं था, बल्कि वो बहुत ही हाई लेवल का था। इसी वजह से सिस्टम ने उस जेम स्टोन को आसानी से ट्रेस कर लिया। वहीं यहाँ लुगोयान अपने अंकल से कहता है मैंने हर एक चीज की प्लानिंग बहुत बारीकी से की, पर आपको अब भी लगता है कि मैं शिगुकिन को मार नहीं पाऊंगा। शिगुकिन को मारने के लिए मैंने हजारों मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स को हायर किया है। पर तभी वहाँ मौजूद एक बंदा कहता है मैं भी यहाँ बदला लेने के लिए आया हूँ, ना कि तुमने मुझे हायर किया है इसीलिए। उसके बगल में बैठा लड़का कहता है माफ करना, शान कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन वो क्या सच रहा है। लुगोयान हंसते हुए कहता है बस मैं शिगुकिन को मार सकूं, बाकी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों लोगोयान शिगुकिन से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी ओर वोंग के सिस्टम को 7 पावरफुल एनर्जी वेव्स डिटेक्ट हुई हैं। और दोस्तों वोंग के पास जितने भी जेम स्टोन्स थे उन सभी को सिस्टम ने सिंथेसाइज कर लिया है, पर पूरी प्रोग्रेस होने में 30 मिनट का वक्त लगेगा। वहीं एक बंदा वोंग को देख लेता है और वो इस बात की खबर लुओ को दे देता है। लुओ कहता है वो बस एक बेवकूफ सा लड़का है, तुम उसे मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वोंग आगे बढ़ता है उसे सामने ताला लगा हुआ नजर आता है और अगले ही पल में उसके बगल में वही टकला शख्स आ जाता है। वो कहता है कि तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे, ये एक बहुत पावरफुल बैरियर से बंधा हुआ है। वोंग कहता है मुझे ऊपर जाना है, मुझे इस ताले की चाबी दो। पर ये शख्स कहता है कि अगर तुमने ऊपर जाने की कोशिश भी की तब तुम मारे जाओगे। वोंग कहता है मेरी बात समझो, मेरी गर्लफ्रेंड है वहाँ। जो सुन वो शख्स कहता है अच्छा ठीक है तुम चले जाओ। दूसरी ओर हम याओ को देखते हैं जिसके पास दरवाजा खोलकर कोई आता है और ये होता है लुओ। और वो वहाँ आकर टीवी को ऑन करके कहता है तुम यहाँ बैठी बैठी बोर हो रही होगी, चलो एक साथ एक मूवी देखते हैं। जहाँ टीवी में दिखाया जा रहा था कि वोंग की इस शख्स के साथ लड़ाई होने वाली है। जिसके बाद ये आदमी वोंग के करीब आता है उसे पीटने के लिए, लेकिन वोंग उसके हमले से बचकर उसमें लात मारता है जिसका उस आदमी पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन इसके बाद वोंग इस आदमी में एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन उस हमले को भी ये आदमी रोक लेता है और इसके बाद वो वोंग को जमीन पर पटक देता है। लेकिन वोंग अब तक हारा नहीं था। जो देख वो आदमी फिर से वोंग पर लगातार हमले करना शुरू कर देता है और एक मुक्का मारकर वोंग को काफी दूर खिसका देता है। लेकिन इसके बाद जब वो आदमी वोंग को पीटना शुरू करता है तो वोंग उसके हमलों से बचकर उसमें एक बहुत जोरदार लात मारता है, जिससे अब वो आदमी गुस्से में आ जाता है और वोंग पर गुस्से में हमले करना शुरू कर देता है। वोंग उसके हमलों से बचकर एक हथौड़ा सम्मन करता है और इससे उस आदमी पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो आदमी यहाँ हार जाता है। वोंग कहता है इस लड़ाई में नियमों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वोंग को उस आदमी के पास से ताले की चाबी मिल जाती है और वोंग वो ताला खोलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसकी ओर एक हमला आता है जिससे वो बाल बच पाता है, पर अगले ही पल में कोई उसे लात मार के गिरा देता है, जिस वजह से वोंग यहाँ सीढ़ियों पर से लटकने लगता है। ये बंदा कहता है तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, फिर भी तुमने पैब्लो को कैसे हरा दिया। मैं तुम्हारे ऊपर आने का इंतजार करूंगा, देखते हैं तुमने कितनी हिम्मत है। उसके जाते ही वोंग तुरंत सीढ़ियों पर आ जाता है। वोंग को सिस्टम बताता है कि उस आदमी की कॉम्बैट पावर 75% है और वोंग की सिर्फ 50%। लेकिन इसके बावजूद भी वोंग आगे बढ़ना जारी रखता है। वो ऊपर 2nd फ्लोर पर आ जाता है और फिर उस आदमी को आवाज देने लगता है कि छुपना बंद करो और मेरे सामने आओ। हम देखते हैं कि वो आदमी वहीं छत से चिपका हुआ है और अगले ही पल में वो वोंग से लड़ने के लिए आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड से वोंग पर हमले करना शुरू कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी इस ब्लेड को कंट्रोल भी कर सकता है, पर तभी वोंग उसमें लात मार के उसे दूर फेंक देता है और फिर कहता है
जल्दी से मुझे अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट फ्लोर पर भी पहुंचना है। पर अगले ही पल में वो आदमी वोंग के सामने से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि वो आदमी यहाँ छुप गया है और ये अपने मन में कहता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं डैगर ली का वारिस हूँ। मुझे मेरे मास्टर के द्वारा बचपन से ही एक अंधेरे कमरे में ट्रेन किया गया है और मैंने उस कमरे में नर्क जैसी ट्रेनिंग की है। तब जाकर मैं आज इतना ताकतवर बन पाया हूँ। अंधेरे की दुनिया में कदम रखने के बाद तुम खुद अंधे हो जाते हो, पर मैं सब कुछ देख सकता हूँ। लेकिन जैसे ही ये वोंग की ओर पीछे से हमला करने के लिए जाता है, वोंग पलटकर इसमें एक रैप्टा मार देता है। इसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। लेकिन इसके बाद ये आदमी वोंग को अपनी तेज रफ्तार का कमाल दिखाने लगता है। इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और वोंग यहाँ पर इसे सेंस करके एक बैट को सम्मन करता है और उससे इसके अखरोट फोड़ देता है। ये महाशय भी यहाँ हार जाते हैं। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही थी कि अरे चैडली भी इतनी जल्दी हार गया। उसके बगल में खड़ा आदमी कहता है, उसने लगातार 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमियों को हराया है, वो काफी ताकतवर होगा। जिस पर ये लड़की कहती है, भले ही वो ताकतवर हो लेकिन बियोल्फ उसे हरा देगा। पर अंकल कहते हैं, और मान लो कि उसने बियोल्फ को भी हरा दिया तब? ये लड़की कहती है, तब वो जरूर से बहुत डिलीशियस होगा। वहीं वोंग के सामने आता है एक और आदमी और इसी का नाम बियोल्फ है। पर अगले ही पल में वोंग इस पर अपने बल्ले से हमला कर देता है, लेकिन बियोल्फ उसके बल्ले को पकड़ के वोंग को जमीन में दे मारता है। और अब बियोल्फ कहता है, बच्चे शायद से तुम ये नहीं जानते कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। जिसके बाद बियोल्फ वोंग को इस तरह पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है और कहता है कि अब तुम बच नहीं पाओगे बच्चे। तभी वोंग एक नाइफ को सम्मन करके बियोल्फ को मारने की कोशिश करता है, पर बियोल्फ उसका हाथ पकड़ लेता है। सो वोंग उस नाइफ को अपने दूसरे हाथ में लेकर बियोल्फ पर हमला करके उसकी पकड़ से छूट जाता है। लेकिन इसके बाद जब वोंग बियोल्फ में मुक्का मारता है, तब उसके हाथ में ही चोट लग जाती है, क्योंकि बियोल्फ के पास है एक फौलादी जिस्म। और इसके बाद जब बियोल्फ मुक्का मारता है तो नीचे की पूरी जमीन टूट जाती है, जिससे वहाँ काफी धुआं धुआं हो जाता है। और अगले ही पल में बियोल्फ वोंग की ओर आकर उस पर हमले करने लगता है। और जब वोंग पलटवार करने की कोशिश करता है, तब बियोल्फ उसे पकड़ के जमीन पर गिरा देता है। पर इसके बावजूद भी याओ को बचाने के लिए वोंग अपनी हदों को पार कर रहा है। लेकिन फिर भी बियोल्फ वोंग को बहुत पीटता है और उसमें ऐसा जोरदार मुक्का मारता है जिससे वोंग वहीं नीचे गिर पड़ता है। पर तभी वोंग का सिस्टम उसे बताता है कि आपका लेवल अप हो चुका है। और अब वोंग खड़ा होकर कहता है, मेरी ताकत बढ़ाने के लिए शुक्रिया। बियोल्फ कहता है, तुम एक मर्द हो बच्चे जो मेरी मार के बाद भी खड़े हो गए। पर वोंग कहता है कि असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। और यहाँ वोंग की बॉडी में से पावर रिलीज होने लगती है और इसके अगले ही पल में वोंग बियोल्फ को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन वोंग की बॉडी में मौजूद ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो वोंग को ही इंजर्ड करने लगती है। जब वोंग का ध्यान भटका हुआ था, इसी मौके पर बियोल्फ वोंग पर हमला करने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल में वोंग उसमें एक मुक्का मारकर उसे बहुत दूर खिसका देता है। बियोल्फ को समझ नहीं आता कि वो हार कैसे रहा है। तभी वोंग आकर उसमें एक और मुक्का मारता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे बियोल्फ के पीछे की दीवार भी टूट जाती है और बियोल्फ यहाँ हार जाता है। वोंग अब तक सही सलामत था और यही देख याओ चैन की सांस ले रही थी, पर लुओ बहुत गुस्से में आ गया था। उसे समझ नहीं आता कि एक मामूली सा लड़का इन मार्शल आर्ट यूजर्स को कैसे हरा रहा है। पर तभी उसके अंकल बताते हैं कि अगला मार्शल आर्ट यूजर वोंग को जरूर खत्म कर देगा, क्योंकि वो असल मायने में एक प्रोफेशनल है। लुओ कहता है, हर किसी ने यही कहा कि वो एक प्रोफेशनल है, पर देखकर तो नहीं लगता। सो उसका अंकल कहता है, बस थोड़ा इंतजार और कीजिए, आप सब कुछ अपनी आंखों से देख पाएंगे। उस लड़की के हाथ में एक रेस्ट्रिक्शन ब्रेसलेट है और अगर एक बार वो टूट गया तब असली तबाही मचेगी। वहीं बेचारा जख्मी वोंग बहुत ज्यादा थकने के बाद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहता है, भले ही आज मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं याओ को बचाऊंगा, मैंने उससे वादा किया था। तभी सिस्टम कहता है, प्लीज मास्टर आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। पर वोंग कहता है, इस दरवाजे की दूसरी ओर और भी ज्यादा ताकतवर लोग होंगे, लेकिन मैं उनका भी सामना करूंगा। जिसके बाद वोंग दरवाजा खोलता है, जहां उसके सामने थे ये लड़की और ये आदमी। ये लड़की कहती है, तो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। जिसके बाद ये लड़की वोंग को चेक करती है और उसे पता चलता है कि वोंग कोई सुपर ह्यूमन नहीं है और ना ही कोई कल्टीवेटर, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए ये लड़की खुश होने लगती है, ये कहते हुए कि वोंग की वजह से अब उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद ये वोंग को अपना नाम बताती है, कोई जियालिन। वोंग भी अपना नाम बताकर उससे हाथ मिलाता है, लेकिन अगले ही पल में जियालिन वोंग में मुक्का मार देती है।
सो वोंग भी उस पर पलटवार करता है, लेकिन इससे जियालिन को अच्छा लगता है क्योंकि वो वोंग की एनर्जी को एब्सॉर्ब करना चाहती है और वोंग की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है। वोंग को ये लड़की एक नंबर की कमीनी लगती है, इसलिए वो इसका हाथ तुरंत छोड़ देता है। लेकिन तभी जियालिन वोंग की ओर जाकर उसमें मुक्के मारने लगती है और इसके बाद वो उसे लात मार के दूर फेंक देती है। वोंग कहता है, आखिर ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे है? ये अंकल कहते हैं, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। जिसके बाद जियालिन वोंग में एक और जोरदार लात मारती है, जिससे अब बेचारे वोंग की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन अब वो खड़ा होता है पलटवार करने के लिए। वो जियालिन में एक मुक्का मारता है, लेकिन इससे इस लड़की को अच्छा लगता है और इसके बाद ये काफी एक्साइटेड होकर वोंग में मुक्के मारती है। पर वोंग फिर से इसके मुंह पर एक और मुक्का दे मारता है, पर इससे इस लड़की को अच्छा लग रहा था। वोंग लगातार इसमें मुक्के मारने लगता है, पर वोंग के यहाँ तो इतना ज्यादा पिटने के बाद भी जियालिन को ज्यादा कुछ नहीं होता, बल्कि वो तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और इसके बाद वो वोंग को एक लात मारकर दूर फेंक देती है। जियालिन यहाँ खुद पर से कंट्रोल खोने ही वाली थी कि तभी अंकल उसे शांत रहने को कहते हैं, पर जियालिन कहती है, तुम दूर रहो, ये मेरा शिकार है, इसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। जिसके बाद वो डायरेक्ट वोंग पर अटैक करके उसे जख्मी कर देती है। और इसके बाद जब वोंग अपने सामने देखता है तब जियालिन उसकी आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी, पर तभी वो पीछे से आकर वोंग के जख्म पर लगा खून चाटने लगती है। सो वोंग उसे खुद से दूर करके लड़ने के लिए एक पाइप सम्मन कर लेता है और इससे वो जियालिन के हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर जियालिन बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो वोंग को पीछे फेंक देती है। उसे देख वोंग कहता है, इतनी ज्यादा ताकत, पर फिर भी मैं यहाँ मरूंगा नहीं। लेकिन अगले ही पल में जियालिन उसकी ओर हमला करके उसके गले को जख्मी कर देती है। और जब वोंग उससे लड़ने की कोशिश करता है तब वो आसानी से उसके हमलों से बचकर उसकी पीठ पर चढ़ के उसे काटने लगती है और उसका खून पीकर कहती है, लगता है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। और ये कहने के बाद वो अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लेती है। लेकिन ये देख अंकल परेशान हो जाते हैं और एक नीडल जियालिन की ओर फेंकते हैं, जिससे जियालिन वहाँ शांत हो जाती है। पर जियालिन की ताकत देख वोंग के तोते उड़ चुके थे। जिसके बाद अंकल जियालिन के पास आकर नीडल के साथ कुछ करने लगते हैं। वोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो ये बात जानता था कि वो अकेला इन दोनों का सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर अंकल वोंग की ओर एक विंड अटैक कर देते हैं और इसके बाद कहते हैं, लगता है अब मुझे ही तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। वोंग कहता है, ओह तो अब आप मुझसे लड़ेंगे। लेकिन तभी अंकल फिर से वोंग की ओर एक खतरनाक विंड अटैक करते हैं, पर वक्त रहते वोंग इसे डॉश कर देता है। पर इससे पहले कि इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती, जियालिन अजीब सा बिहेव करने लगती है। इसीलिए अंकल अब उसे शांत करते हैं और कहते हैं, तुम उस लड़की को बचाने आए हो है ना, तो जाओ मैं तुम्हें जाने देता हूँ। पर वोंग कहता है, इसकी क्या गारंटी है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तुम पीछे से मुझ पर हमला नहीं करोगे। दोस्तों वोंग समझ चुका है कि अंकल इस वक्त जियालिन को हील कर रहे हैं और अगर एक बार वो हील हो गई तब वोंग का मरना पक्का है। पर अंकल के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए वो यहाँ हार मान लेते हैं और वोंग को गारंटी के रूप में एक सिक्का देते हैं कि वो उस पर पीछे से हमला नहीं करेंगे। जिसके बाद वो सिक्के पर अपना खून गिराकर इस बात की कसम भी खा लेते हैं। पर वोंग ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और इसके बाद अंकल उसे वो सिक्का दे देते हैं। वोंग अंकल से कहता है, मेरे साथ समझौता करने के लिए शुक्रिया। और इस दौरान अंकल खुद को शांत रखते हैं क्योंकि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा। जिसके बाद वोंग यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद अंकल मीशा नाम की एक लड़की को बताते हैं कि इनका मिशन फेल हो चुका है क्योंकि इस वक्त जियालिन की हालत काफी खराब है। लेकिन तभी मीशा के पीछे कोई शख्स आकर उस पर हमला कर देता है। जोचान अंकल पूछते हैं वहाँ कौन है, पर यह शख्स कुछ जवाब नहीं देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक चू मुशान नाम का बंदा वोंग से लड़ने के लिए जाने लगता है और यही वोंग के रास्ते का आखिरी पड़ाव भी है। लुओयान को ये बात जान बहुत हैरानी होती है कि जितने भी लोगों को उसने हायर किया था वो सब हार चुके हैं, अब वो शीगुकिन को कैसे हराएगा। पर चू मुशान कहता है, शीगुकिन को भूल जाओ, ये टारगेट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद लुओयान का ये बटलर अंकल कहता है, अब हमें आपका ये प्लान यहीं रोकना होगा। पर लुओयान जाने से मना कर देता है और कहता है, चू मुशान तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। पर तभी ये उसकी ओर एक हमला कर देता है। लुओयान को ये अंकल बचा लेते हैं और कहते हैं, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम इसे गुस्सा दिलाने की गलती नहीं कर सकते। अब टॉप फ्लोर का दरवाजा तोड़ वोंग यहाँ आता है। वोंग इस फ्लोर पर आगे बढ़ते हुए सोचता है कि अभी भी उसके 2 ओपोनेंट बाकी हैं, पर उसे यहाँ कोई नहीं दिखता क्योंकि दोस्तों ये शख्स काफी ऊपर बैठा हुआ था। और तभी वोंग वहाँ देखता है और यहाँ चू मुशान कहता है,
अब मैं ही तुम्हारा इकलौता ओपोनेंट हूँ। क्यूब वोंग को बताता है कि चू मुशान की कॉम्बैट पावर बस 7% है। और दोस्तों, चू मुशान के पास ये एक अजीब सा कोई तो पेट था और ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों के एक साथ आने से ही बनता है चू मुशान। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इस अजीब सी पेट जैसी गुड़िया के अंदर एक इंटरमीडिएट जेम स्टोन है। यहाँ चू मुशान कहता है, तुमने ब्यूल्फ को हरा दिया, तब मुझे हराना तो तुम्हारे लिए काफी आसान होगा। पर अगले ही पल में ये वोंग पर हमला कर देता है, जिससे वोंग दीवार से जा टकराता है। और इसके बाद चू मुशान अपनी ताकत दिखाते हुए कहता है, हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तुम्हारे पास प्योर स्ट्रेंथ है और मेरे पास प्योर टेक्निक्स। वोंग इसकी ओर शराब की कुछ बोतलें फेंकता है, पर ये उन सभी बोतलों को काट देता है। जिसके बाद वोंग और चू मुशान के बीच सीरियस फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, पर जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी, चू मुशान वोंग पर भारी पड़ रहा था। पर इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे थे। पर वोंग यहाँ ज्यादा जख्मी हो चुका है। जिसके बाद चू मुशान फिर से वोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वोंग उसकी ओर धूल उड़ा देता है, जिससे धूल चू मुशान की आंखों में चली जाती है। और उसी मौके का फायदा उठाकर वोंग चू मुशान पर लगातार हमले करने लगता है। और इन दोनों के बीच की ये लड़ाई काफी ज्यादा सीरियस थी। ये दोनों एक दूसरे की ओर इस फ्लोर पर रखा सारा सामान फेंक रहे थे। सब कुछ टूट फूट रहा था। तभी हम देखते हैं कि चू मुशान के हाथों में एक आई ड्रॉप की शीशी थी, पर वो भी उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर टूट जाती है। और अब ऐसे हालातों में वोंग चू मुशान पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही चू मुशान की आंखें जरा ठीक होती हैं, वो भी वोंग पर पलटवार करना शुरू कर देता है। वो अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए वोंग पर हमले कर रहा था, जिस वजह से अब वोंग की कुटाई हो रही है। और अगले ही पल में वोंग देखता है किसी अजीब सी ताकत को, जिसका चू मुशान अपनी इस पपेट डॉल के साथ यूज कर रहा था। और ये ताकत बहुत ही खतरनाक थी। तुम देख ही सकते हो कि ये ताकत कितनी तबाही मचा रही है। पर वोंग इसका सामना करते हुए आगे बढ़कर उस डॉल में एक लात दे मारता है, जिस वजह से उस डॉल के हमले रुक जाते हैं। और यहाँ इस सीन में वोंग काफी बैटास लग रहा है। पर तभी चू मुशान उस पर पीछे से हमला करने आता है, पर वोंग भी वक्त रहते पलटवार करता है। इन दोनों के मुक्के एक दूसरे में लगते हैं, पर चू मुशान का हमला ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से वोंग अपने मुंह से खून फेंक देता है। पर ना जाने क्यों वोंग ने चू मुशान के बालों को पकड़ लिया था। और इसके बाद वोंग बड़े ही अजीब ढंग से हंसता है। चू मुशान वोंग से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर तभी वोंग अपनी पूरी ताकत के साथ चू मुशान में एक मुक्का दे मारता है, जिस वजह से चू मुशान बहुत दूर जाकर दीवार से टकराता है। और वोंग ने उसके जिन बालों को पकड़ा हुआ था, वो वोंग के हाथ में ही रह जाते हैं। अब चू मुशान इस तरह से गिरा पड़ा है, पर वो अभी तक हारा नहीं है। वो बिल्कुल ही अजीब ढंग से खड़ा हो उठता है, पर बेचारा टकला भी हो चुका है। वोंग पूछता है, तुम आखिर खड़े कैसे हो सकते हो? वो बताता है कि उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद पर एक टेलिस्मान लगाया था, पर वोंग के मुक्के से वो टेलिस्मान टूट गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि चू मुशान का भेष पूरा बदल जाता है। और इसके बाद वो अपनी ट्रू पावर रिलीज करता है। और उसकी पावर का प्रेशर ही वोंग के लिए झेलना मुश्किल हो रहा था। और अब चू मुशान बिजली की रफ्तार के साथ वोंग की ओर बढ़कर उस पर हमले करने लगता है। अब तो ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अब वोंग का चू मुशान से जीत पाना लगभग नामुमकिन है। चू मुशान वोंग के ऊपर अपनी अजीब सी टेक्निक से हमला करता है और उस पर अपनी टेलिस्मान लगाकर उसे इतना दूर फेंकता है कि वोंग बस इस बिल्डिंग से बाल बाल गिरते हुए बचता है। लेकिन इसके बाद चू मुशान अपनी उस डॉल को कंट्रोल करता हुआ वोंग के ऊपर लगातार एनर्जी से अटैक करने लगता है। लेकिन वोंग उसके हमलों से बचकर उस डॉल को पकड़ लेता है, ताकि वो डॉल उस पर हमले ना कर सके। पर क्योंकि चू मुशान उस डॉल को कंट्रोल कर रहा था, वो उस डॉल की मदद से अपनी पूरी ताकत के साथ वोंग को घुमाते हुए दीवार में दे मारता है। वोंग खुद को उस दीवार में से निकालता है, पर क्योंकि चू मुशान ने वोंग की बॉडी पर काफी सारी टेलिस्मान लगा दी थी, इसीलिए वो वोंग के शरीर को भारी करके उसकी ओर एक टेलिस्मान फेंकता है। और इस टेलिस्मान से एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है, एक बहुत ही बड़ा धमाका। और यही देख लुओ यान कहता है, बहुत अच्छे। चू मुशान को लगता है यहाँ सब खत्म हुआ, उसने वोंग को हरा दिया है। पर अगले ही पल में उसके होश उड़ जाते हैं। दहकती हुई आग के बीच में वोंग अब भी जिंदा था। उसने खुद को एक शॉवल की मदद से बचा लिया था। चू मुशान को समझ नहीं आता कि अचानक ही इसके पास ये शॉवल कहाँ से आ गया। पर शायद से वोंग यहाँ पर अपने बैडास मोड में आ चुका है। चू मुशान फिर से अपनी पावर से एक डॉल क्रिएट करता है और वो डॉल वोंग की ओर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
पर वोंग यहाँ बिल्कुल बैडास लग रहा है। वोंग यहाँ एक अजीब सी ताकत रिलीज करता है और फिर बिजली की रफ्तार के साथ उस डॉल पर हमला करके उसे वहाँ तबाह कर देता है। चूमुशान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वोंग कहता है अब आएगा खेल में मजा, जिसके बाद वोंग चूमुशान के इस एनर्जी के धागे को पकड़ लेता है। चूमुशान अपना धागा खींचने की कोशिश करता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता। पर अगले ही पल में वोंग उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे चूमुशान उसकी ओर खिंचा चला आता है और इसके बाद वोंग उसमें मुक्के मारने लगता है, बिल्कुल किसी पंचिंग बैग की तरह। तुम लोग देख ही सकते हो। और इसके बाद वोंग चूमुशान में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे चूमुशान बहुत दूर फेंकता है, यहाँ तक कि उसका धागा भी टूट जाता है और वो सीधा एक दीवार से जाकर टकराता है। और दोस्तों यहाँ चूमुशान हार चुका है। तो आखिरकार वोंग यहाँ जीत गया, पर वो भी बहुत ज्यादा थक चुका है। पर इसके बावजूद भी वो याओ को बचाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर शायद अपनी आंखों के सामने उसे दिखना बंद हो रहा था। वही लुओयान का बटलर अंकल उससे कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर लुओ कहता है अंकल मैं जानता हूँ आप मुझे बचाने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं ताकि यान फैमिली का तीसरा बेटा कुत्ते की मौत मारा ना जाए। पर अंकल आपको पता है ना मेरे पास अब भी मेरा हुक्म का एक कप बाकी है। जो सुन बटलर कहता है अगर तुम्हारा यही फैसला है तब मैं भी तुम्हें बचाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करूंगा। और यहाँ वोंग नोटिस करता है कि इस गुड़िया में जो जेम स्टोन है अब वो किसी बॉम्ब की तरह फटने वाला है। और तभी जो चूमुशान होता है वो उस बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है और हवा में उड़ता हुआ वो एक टेलिस्मान निकालता है और कहता है तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है वोंग। और अब वो उस टेलिस्मान का यूज करता है, पर इससे कुछ नहीं होता। चूमुशान को समझ नहीं आता कि उसके टेलिस्मान को क्या हो गया। पर तभी स्टाइल में बिल्डिंग से बाहर निकलता है वोंग। उसे देख चूमुशान उसकी ओर काफी सारी टेलिस्मान फेंकता है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और इसी वजह से बेचारा वोंग एक एंटीने से जाकर टकराता है। और चूमुशान काफी सारे पत्थरों को अपने टेलिस्मान से कंट्रोल करके वोंग की ओर फिर से हमला करता है, जिससे वोंग अपना संतुलन खो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरता है। और तभी चूमुशान वोंग की ओर एक पत्थर फेंकता है जिस पर धमाके वाले टेलिस्मान लगे थे। लेकिन जैसे ही धमाका होने वाला था वोंग एक पत्थर की मदद से उस धमाके के प्रेशर से चूमुशान की ओर फेंक जाता है। सो चूमुशान तुरंत ही अपनी टेलिस्मान का यूज करता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे पत्थर वोंग के ऊपर ही गिरने लगते हैं और इससे आसमान में एक काफी बड़ा धमाका होता है। वोंग आग में चलता हुआ नीचे गिरने लगता है, पर तभी उसे याओ का जिक्र आता है और यहाँ याओ उसके हाथ को थाम लेती है, जिससे वोंग होश में आकर अपनी पूरी ताकत के साथ चूमुशान पर हमला करता है और बहुत तेजी से आसमान से नीचे गिरता हुआ वो चूमुशान को इस तरह जमीन पर पटकता है कि पूरी जमीन ही टूट जाती है। और इस हमले से वोंग भी शायद मारा जाता, पर क्यूब उसे अपने डायमेंशन में लेकर उसे बचा लेता है। अब कुछ देर बाद बारिश की बूंदों से वोंग को होश आता है। वो देखता है कि चूमुशान वहां से गायब हो चुका है, पर अब भी वोंग हार नहीं सकता क्योंकि अब तक उसने याओ को बचाया नहीं है। जख्मी हालत में वोंग उस कमरे में पहुंचता है जहां याओ को कैद करके रखा गया है। यहाँ वोंग को हुआन दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो हुआन से पूछता है कि याओ कहाँ है, पर हुआन इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो कुछ कह ही नहीं पाता, बस एक उंगली से सामने की ओर इशारा करता है। वोंग सो जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर याओ को बंदी बनाकर रखा गया है। वो सारी लकड़ियां तोड़कर याओ के पास आता है और याओ की रस्सियां खोलता है, पर याओ उसे बताती है कि इस कुर्सी पर एक बॉम्ब लगा हुआ है और जैसे ही वो इस पर से उठेगी वो बॉम्ब फट जाएगा। इसीलिए याओ वोंग को यहाँ से भाग जाने को कहती है। पर जैसे ही वोंग उस बॉम्ब को निकालने की कोशिश करता है कोई इस कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है और ऐसा करने वाला था लुओ। दोस्तों इस कमरे में कुछ टेलिस्मान लगी हैं जिस वजह से वोंग यहाँ टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता। इसीलिए अब वोंग सोचने लगता है कि वो इस बॉम्ब को किस तरह डिफ्यूज कर सकता है। वोंग इसकी कुछ वायर्स काट के इसे अपने क्यूब डायमेंशन में डाल देता है और याओ से कहता है कि अब सब ठीक है। पर याओ वोंग के सीने से लग जाती है। आखिर में सब कुछ सही हो चुका था, पर जैसे ही क्यूब डायमेंशन के अंदर वो बॉम्ब फटता है कुछ बहुत ही अजीब होता है। वोंग की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। लुओ को समझ नहीं आता कि आखिर ये बॉम्ब क्यों नहीं फटा। वहीं याओ वोंग को इस हालत में देख रोने लगती है, पर तभी लुओ आकर इनकी ओर गोलियां चलाने लगता है। वोंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, जिसके बाद लुओयान अपने बटलर के साथ यहाँ से भाग जाता है
दोस्तों लोगों ने याओ को गोली मार दी है और यहाँ पर आ चुका है वही रहस्यमय आदमी शिगुकिन। यहाँ वोंग देखता है कि याओ का बहुत खून निकल रहा है। वो याओ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, पर तभी उसके पीछे वो रहस्यमय शिगुकिन आ जाता है और वो याओ को अपने पास बुला लेता है। वोंग कहता है, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा, पर वहां से जाते हुए शिगुकिन कहता है, तुम खुद को ना बचा सके उसे कैसे बचाओगे। वोंग को लगता है कि वो आदमी याओ को लेकर नीचे गिर गया है, पर जब वो वहां देखता है तब नीचे कोई नहीं होता, बल्कि शिगुकिन याओ को लेकर आसमान में उड़ रहा था। वो कहता है, तुम इस लड़की और सुपर ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानते, और वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। जिसके बाद वो वोंग की आंखों के सामने से याओ को लेकर गायब हो जाता है और वोंग यहाँ कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें पास्ट का ही एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग अजीब सी रोशनी में से निकलते हैं और दूसरी ओर हम इसी बंदे को देखते हैं जो याओ को अपने साथ ले गया है। ये अचानक ही मेन रोड पर आकर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम याओ को देखते हैं जो कि इस वक्त जूनियर हाई स्कूल में है। तभी कोई उसे कॉल करके बताता है कि वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं और अगले ही पल में इस पूरी जगह का सीन बदल जाता है। कुछ लोग याओ को घेर लेते हैं। याओ इनसे घबराकर भागना शुरू कर देती है। फोन वाला आदमी याओ को सामने एक कमरे में जाने को कहता है, लेकिन याओ से वो दरवाजा खुलता ही नहीं। लेकिन इसके बाद याओ उस लॉकर रूम में आकर छुप जाती है, लेकिन वो लोग भी दरवाजा तोड़कर अंदर आने ही वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ वो शख्स आ जाता है जिसने याओ को कॉल किया था, और जब तक वो लोग यहाँ आते हैं याओ यहाँ से गायब हो चुकी थी। जिसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो याओ को लेकर भाग रहा था, लेकिन वो लोग भी उसके पीछे आ रहे थे। ये आदमी इधर उधर से कूदता हुआ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक उस पर एक गन से हमला होता है। पर इसके बाद वो आदमी याओ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है और फिर वो इन सब से लड़ने के लिए आ जाता है। वो इन लोगों को पीटना शुरू कर देता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, लेकिन तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। लेकिन इसके बाद ये आदमी और बाकी सब आसमान में पहुंच जाते हैं और फिर आसमान में भी ये आदमी उन बाकी के गुंडों को पीटने लगता है। लेकिन वो सभी गुंडे इस आदमी पर एक साथ हमला करते हैं, जिस वजह से ये आदमी एक बिल्डिंग से टकराता है और उस बिल्डिंग का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो आदमी सभी गुंडों को हरा देता है और अब बचता है तो बस इनका बॉस। और अब होगा असली मुकाबला। वो बॉस भी यहाँ अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करता है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को आसमान में उठा देता है और फिर वो इसके साथ उस आदमी पर हमला करता है। पर वो आदमी अपनी पावर से इस बिल्डिंग को पलक झपकते ही तोड़ देता है और फिर वो इस बिल्डिंग का शेप बदल के उस लीडर पर अटैक करता है। वो लीडर इस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर इस हमले की ताकत बहुत ज्यादा थी। इस हमले से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाका होता है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है, बिल्कुल जैसा किसी एस्टेरॉइड के गिरने पर होता है। लेकिन इसके बाद ये आदमी वक्त को पीछे घुमा देता है, जिससे ये बॉस अब भी जिंदा होता है। अब उस आदमी को अपने सामने देख ये लीडर गुस्से में आकर उस पर गन से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ वो कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद ये आदमी ना जाने अपनी कौन सी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो लीडर का बॉस भी मारा जाता है। वक्त में सब कुछ रिवाइंड हो जाता है और जब याओ को होश आता है तब वो खुद को उसी लाइब्रेरी में पाती है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, और उसके साथ था उसका दोस्त वोंग। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अभी भी शहर में बारिश हो रही है और याओ के माता पिता अपनी बेटी के गुम हो जाने से बहुत ज्यादा दुखी हैं। और यहाँ हम बारिश में भीगते हुए वोंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। उसका सिस्टम भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। इस बेचारे को समझ ही नहीं आता कि ये क्या करे। तभी यहाँ एक कार आकर रुकती है। इस कार में से एक मोहतरमा निकलकर वोंग के पास आकर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर वोंग यहाँ कोई जवाब नहीं देता। सो अब ये मोहतरमा कहती है, मैं जानती हूँ कि लुओयान कहाँ है। वोंग पूछता है कि कहाँ है वो। मोहतरमा कहती है कि पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वोंग पूछता है लुओयान कहाँ है, पर इसका जवाब देने से पहले ये मोहतरमा वोंग से एक सवाल पूछती हैं कि कल्टीवेटर्स, सुपर ह्यूमंस और दूसरे पैरानॉर्मल बीइंग्स लोगों के सामने आने से अब तक कैसे बचे हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई उन्हें छुपा रहा है। पर वोंग कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मोहतरमा कहती हैं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अब तक मैं तुम्हें बचाती आई हूँ, वरना तुम मर चुके होते। वोंग कहता है बचाना, मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे जो आदमी बैठे हैं वो मुझे तुरंत गोली मार देंगे अगर मैंने कुछ भी गलती की तो।
ये सुनते ही ये मोहतरमा और बाकी के लोग अपनी गन निकालने लगते हैं। सो वोंग कहता है अगर किसी ने भी अपनी गन निकाली तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और वैसे भी मुझे सिर्फ लुओ यान के बारे में जानना है। दोस्तों, वोंग जान चुका है कि ये मोहतरमा मू यूकियान है, टास्क फोर्स लीडर ऑफ सुपर ह्यूमन मैनेजमेंट। मोहतरमा कहती हैं तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, पर वोंग उन सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमंस के बारे में सोचता है जिनकी उससे लड़ाई हुई, इसीलिए उसे इन मोहतरमा की बात पर यकीन है। पर वो एक सवाल पूछता है, आप मुझसे चाहती क्या हैं? मोहतरमा कहती हैं हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। वोंग कहता है इन दोनों की तरह आपका चेला बन जाना। वैसे ये दोनों शायद से लेवल सी के होंगे। सो अब मोहतरमा डायरेक्ट कहती हैं तुम्हें हमारी मदद 3 मिशंस को पूरा करने में करनी होगी, बदले में मैं तुम्हें बताऊंगी कि लुओ यान कहाँ है। पर वोंग कहता है मुझे सिर्फ लुओ यान नहीं, शीकुकिन के बारे में भी जानना है। मोहतरमा इसके लिए मान जाती हैं। अब वोंग का पहला मिशन है एक बॉडीगार्ड बनने का। इस मिशन से वोंग की स्टडीज पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मिशन सिर्फ 1 दिन का है। पर वोंग पूछता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं? मोहतरमा कहती हैं हम अपनी जुबान के बहुत पक्के होते हैं। अब चलो, सबसे पहले तुम्हारा एक टेस्ट होगा। वहीं वोंग कहता है इस काम में बहुत खतरा है, पर याओ को बचाने के लिए मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूँ, और शायद ये मोहतरमा मेरी कुछ मदद कर पाए। मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए। अब इसके बाद कार में बैठी इन मोहतरमा से ये आदमी पूछता है बॉस, वो लड़का हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पर मोहतरमा कहती हैं तुम्हें याद है ना पिताजी हमेशा क्या कहा करते थे, हमें हमेशा रिस्क लेना चाहिए, वरना हम कभी भी खुद को बेहतर नहीं बना पाएंगे। और इसके अलावा मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है, ये लड़का दिल का बुरा नहीं है, और थोड़े ही वक्त में ये काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, और ये हमारे पास काफी अच्छा मौका है। दोस्तों, इनकी गाड़ी पर एक क्यूब रखा था, और इस क्यूब के अंदर था हमारा वोंग, जो इनकी सारी बातें सुन रहा था। यहाँ लियान पूछता है क्या आप उसे सच में बता देंगी कि लुओ यान कहाँ है? मोहतरमा कहती हैं तुम इस बारे में चिंता मत करो, वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये सुन यहाँ वोंग कहता है ओह, तो ये मेरा फायदा उठा रही है। जिसके बाद वोंग सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो क्यूब से बाहर आकर कहता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे वो जानकारी मिल सकती है जो मुझे चाहिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वोंग एक जंगल में आया हुआ था। वो यहाँ जीपीएस के सहारे आया है। यहाँ जंगल के बीचों बीच एक मेंशन मौजूद है। जैसे ही वोंग वहाँ पहुँचता है, यहाँ एक लड़की उसका वेलकम करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे, ये भी यहाँ एक टेस्ट देने आए हैं। तभी एक महाशय यहाँ आते हैं। मेरा नाम शू है, और मैं ही ये चेक करूंगा कि कौन मिस्टर पियाओ का बॉडीगार्ड बनने के लायक है, क्योंकि एक बॉडीगार्ड को वफादार होने के साथ साथ डिसर्नमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड कॉम्बैट में महारत हासिल होनी चाहिए, और जो इन सभी पायदानों पर खरा उतरेगा वही मिस्टर पियाओ का बॉडीगार्ड बनेगा। और आपका पहला टेस्ट होगा डिसर्नमेंट रूम में। जिसके बाद हमें डिसर्नमेंट रूम दिखाया जाता है। सभी लोग इसके अंदर आते हैं। जिसके बाद सबको बताया जाता है कि आप सभी को 5 फ्री चिप्स मिलेंगी गेम शुरू करने के लिए। आप जो चाहे वो गेम खेल सकते हैं, पर चीटिंग करना साफ तौर पर मना है। और अब आप सभी खेलना शुरू कर सकते हैं। आप सभी को गुड लक। कुछ लोगों को लगता है कि वो ये गेम आसानी से जीत जाएंगे, और वोंग को दाल में कुछ काला लगता है। और तभी एक शख्स उसे बताता है कि ये लोग काफी चालाक हैं, बस 5 चिप्स से कोई बंदा क्या ही कर लेगा, यहाँ जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग हार रहे थे। वोंग देखता है कि इस आदमी की तो सभी बातें बिल्कुल सही निकली। महाशय कहते हैं लेकिन हाँ, अब भी तुम जीत सकते हो अगर तुम में असली जिगरा है तो। लेकिन फिर वो देखते हैं कि वोंग वहाँ से जा चुका है। जिसके बाद वोंग एक टेबल पर आता है, पर तभी उसके पीछे ये महाशय आ जाती हैं। बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा था, तुम कहाँ मुझे छोड़कर आ गए? तुम ये गेम खेलने वाले हो, तो कैसा रहेगा कि ये गेम तुम मेरे साथ खेलो? पर वोंग कहता है मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। जो सुन ये आदमी मन में कहता है ये लड़का मेरी उम्मीद से ज्यादा समझदार है। इसीलिए वो कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम मुझसे डर गए? पर वोंग कहता है चलो गेम शुरू करते हैं। जिसके बाद इन दोनों के बीच का गेम शुरू होता है। ये लड़की एक सिक्का उछालकर गेम की शुरुआत करती है, और इसके बाद वो इन ग्लासेस को इधर उधर करने लगती है बहुत तेज रफ्तार में। और अब इन दोनों को बताना है कि कॉइन कौन सी क्लास में है। सबसे पहले ये आदमी कहता है ये लेफ्ट वाला कप, पर वोंग कहता है मैं शर्त लगाता हूँ वो सिक्का तुम्हारे दाएं हाथ में है। यह आदमी मन में कहता है कि ये कह क्या रहा है। वो लड़की अपना हाथ दिखाती है जिसमें कुछ नहीं था। वोंग कहता है तो चलिए अपना दूसरा हाथ भी दिखाइए। सो अब ये मोहतरमा अपने दोनों हाथ दिखाती हैं, और सिक्का इन्हीं के बाएं हाथ में था, जो देख इस आदमी के होश उड़ जाते हैं। पर मोहतरमा कहती हैं
कि मेरा ऐसा करना किसी भी नियम को नहीं तोड़ता। तो गेम कुछ ऐसा है, इन मोहतरमा के पास 2 कॉइन्स हैं, जिनमें से एक ये अपने हाथ में रखती हैं और दूसरा जो कॉइन कप के नीचे होता है वो टेबल के होल के जरिए नीचे चला जाता है। इसीलिए ये आदमी अब यहाँ अच्छे से ये चेक करने लगता है। पर मोहतरमा कहती हैं कि शुरुआत से ही सिर्फ 1 कॉइन था, तुम हार चुके हो। जीतने के बाद वोंग यहाँ से जाने लगता है, पर यह आदमी सोचता है कि आखिर ये लड़का है कौन। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद एक लड़की अपने पूरे चिप्स लगाकर गेम खेलने आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी राउंड्स को पास करने के बाद वोंग आखिरकार इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो चुका है। पर उसके अलावा यहाँ कुछ और लोग भी थे जो सभी टेस्ट में पास हुए हैं। अब इसके बाद इस कमरे में आकर मिस्टर शू मिस्टर पियाओ को बुलाते हैं। जिसके बाद इस कमरे में आता है एक छोटा सा मोटा सा मिस्टर पियाओ और ये इनसे कहता है, आप सभी को चुना गया है मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए, क्योंकि आज रात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैंकेट होने वाला है। अगर आप सभी अपना काम अच्छे से करेंगे तो आपका इनाम भी बढ़ा दिया जाएगा। और ये सब कहने के बाद मिस्टर पियाओ यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर शू कहते हैं, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको आपके इस काम के 30 लाख रुपए मिलेंगे। पर ये बात सुनते ही वोंग के तो होश उड़ जाते हैं। जो देख मिस्टर शू कहते हैं कि आप इतने हैरान क्यों हैं मिस्टर वोंग, आपकी एजेंट मिस यूकियान ने सारी बातें तो पहले ही कर ली हैं। बेचारा वोंग, उसे 30 लाख रुपए में से बस 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मिस यूकियान ने तो भैया गद्दारी कर दी। वैसे ये जश्न शुरू होने में अभी भी 6 घंटे बाकी हैं। जिसके बाद हम वोंग को मिस यूकियान के साथ देखते हैं, जो उसे बताती हैं कि इस जश्न में मिस्टर पियाओ एक नीलामी के जरिए ये एंशिएंट मास्क खरीदने वाले हैं और हमें इस काम में उनकी मदद करनी है। पर तभी वोंग पूछता है कि ये चीज क्या है। मोहतरमा बताती हैं कि ये ऑब्सीडियन इसेंस है, ऑक्शन के मुख्य आइटम्स में से एक। वोंग को याद आता है कि सिस्टम ने इसके बारे में उसे कुछ बताया था, इसलिए अब वोंग फैसला करता है कि वो इस ऑब्सीडियन इसेंस को पाकर रहेगा। जिसके बाद हमें उसी जश्न का सीन दिखाया जाता है। बाकी के बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ पर वोंग आ चुका था। यहाँ काफी सारे खानदानी लोग थे और यहीं पर आया हुआ था लुओ यान, लेकिन अभी वोंग की इस पर नजर नहीं पड़ती। जिसके बाद एक शख्स यहाँ पर आए गए सभी मेहमानों का इस जश्न में स्वागत करता है और इसके बाद ये नीलामी का खेल शुरू होता है। इनके सामने की जगह एक सीक्रेट बेसमेंट के रूप में खुल जाती है और यहाँ अंधेरे में कुछ ऐसा था जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल। इस जश्न का होस्ट कहता है, किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह के ऊपर एक बहुत ही मजबूत ग्लास चढ़ा हुआ है। जिसके बाद एक आदमी कहता है, नीलामी की शुरुआत में ही एक मॉन्स्टर को दिखा देना काफी इम्प्रेसिव था। जिस पर होस्ट कहता है, आप इतनी जल्दी मेरी तारीफ मत कीजिए, अभी तो बस शो शुरू हुआ है। इस जाइंट क्रोकोडाइल की गर्दन पर एक गोल्डन रिंग है और आप में से जो कोई भी इन हथियारों का इस्तेमाल करके उस गोल्डन रिंग को लेने में कामयाब हो जाएगा वो जीत जाएगा और जीतने वाले को इतना सारा सोना मिलेगा। लेकिन इसमें बस एक छोटी सी शर्त है, जब तक आप जीत नहीं जाते आप इस केज में से बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि यहाँ पर लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जाने वाला है। जिसके बाद इस जाइंट क्रोकोडाइल का सामना करने के लिए सबसे पहले ये आदमी आता है और ये आते ही चिल्लाते हुए उस क्रोकोडाइल की ओर हमला कर देता है। लेकिन ऐसा करने से वो क्रोकोडाइल इस पर झपट्टा मारकर इसे खा जाता है, जो देख कुछ लोगों को मजा आता है तो कुछ लोग बहुत डर जाते हैं। पर वोंग भी यहाँ हैरान था, क्योंकि जो शख्स उस क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए गया था वो कमजोर नहीं था, बल्कि इस क्रोकोडाइल की स्पीड ही बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद होस्ट कहता है कि माफ करना, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये कोई मामूली क्रोकोडाइल नहीं है। ये हमारी डू बायोटेक का एक मास्टरपीस है और ये नॉर्मल क्रोकोडाइल से बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसकी ताकत देखते हुए हम रिवॉर्ड को और बढ़ा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये शख्स अपने एक आदमी को चुनता है इस क्रोकोडाइल का सामना करने के लिए। होस्ट कहता है, हमें हमारा सेकंड वॉरियर मिल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये आदमी अपना हथियार चुनकर इस क्रोकोडाइल का सामना करने के लिए केज में आ जाता है। जो देख वोंग कहता है कि आखिर ये लोग पैसों के लिए अपनी जान क्यों दे रहे हैं। अब एक शख्स वोंग को कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के बारे में बताता है कि किसी भी बॉडीगार्ड को इस तरह से फाइट करने के लिए जबरदस्ती भी चुना जा सकता है और वो 30 लाख रुपए आपको अपनी जान खतरे में डालने के ही मिलने वाले हैं। बेचारा वोंग, इसे तो अपनी जान खतरे में डालने के बाद भी सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। और तभी अचानक वोंग को ऊपर के फ्लोर पर एक खतरनाक शख्स दिखाई देता है। ये आदमी वोंग को बताता है कि वहाँ मत देखो, वो रुद्रा बैंकेट कमेटी का एक मेंबर है जो यहाँ इस बात का ख्याल रखेगा कि किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। और अब यहाँ ये मैच शुरू होता है और हम देखते हैं कि ये आदमी
उछलता हुआ कूदकर भालों से इस क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर रहा था। और भले ही इस क्रोकोडाइल की स्पीड काफी ज्यादा थी, पर यह आदमी दीवारों पर से उछल कूद रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसके सिर की ओर हमला करने के लिए जाता है, क्रोकोडाइल अपनी पूंछ से हमला करके उस आदमी के चीथड़े चीथड़े उड़ा देता है। इस शख्स के द्वारा भेजा गया इसका आदमी भी मारा जाता है। तभी होस्ट कहता है कि क्या सच में यहाँ कोई भी असली योद्धा नहीं है? पर तभी ये लड़की मिस्टर पियाओ के कान में कुछ कहती है। सो अब मिस्टर पियाओ कहते हैं, मेरे बॉडीगार्ड्स में से जो कोई भी इस क्रोकोडाइल को हराएगा, मैं खुद उसका रिवॉर्ड दोगुना कर दूंगा। यहाँ मिस्टर पियाओ ने इन सबको और लालच दी है। लेकिन तभी इस आदमी का एक बंदा आकर कहता है, मिस्टर सानू, मैं आपकी ओर से लड़ने के लिए जाना चाहूंगा। पर तभी एक और बंदा कहता है कि मैं भी जाना चाहूंगा। यानी कि अब जाने के लिए यहाँ पर दो शख्स हैं, इसीलिए अब इन दोनों के बीच एक मुकाबला होगा और इस मुकाबले में जो जीतेगा वही इस केज में जाएगा। जो जॉन वोंग कहता है, भले ही इन दोनों में से कोई भी जीते, पर जीतने वाले की ताकत इस लड़ाई में बहुत कम हो जाएगी और वो उस क्रोकोडाइल का सामना नहीं कर पाएगा। यहाँ मिस्टर सानू कहते हैं, अगर तुमने उस आदमी को हरा दिया तब मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। जो सुन ये आदमी बहुत खुश हो जाता है, पर अगले ही पल में इसका ओपोनेंट कोल्ड पॉइजन आकर इस पर हमला करके इसे खत्म कर देता है। दोस्तों, उसने इसका पूरा खून चूस लिया है। ये है खतरनाक कोल्ड पॉइजन की पावर, जो अपने ओपोनेंट का खून चूस लेता है। अब ये देख होस्ट कहता है, तो अब इस क्रोकोडाइल का सामना करने के लिए मिस्टर कोल्ड पॉइजन जाएंगे। हम देखते हैं कि कोल्ड पॉइजन बिना कोई हथियार लिए इस क्रोकोडाइल का सामना करने जाने लगता है, जिस वजह से लोगों को ये आदमी पागल लगता है। पर तभी वोंग नोटिस करता है कि कोल्ड पॉइजन अपने हाथों में से वहाँ कुछ गिरा रहा है, और जब वो क्रोकोडाइल इस पर हमला करने आता है तो कोल्ड पॉइजन इसके ऊपर चढ़कर इसे चूमता है और फिर अगले ही पल में इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग हो जाती है। और इसके बाद वो गोल्डन रिंग कोल्ड पॉइजन के पास आ जाती है, जिसके बाद कोल्ड पॉइजन होस्ट के पास आता है। होस्ट पूछता है, तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड किस तरह चाहिए? कोल्ड पॉइजन कहता है, आप इसे डिलीवर कर देना। और दोस्तों, कोल्ड पॉइजन मिस्टर पियाओ के बॉडीगार्ड्स में से एक था। इसी वजह से मिस्टर पियाओ अपनी जीत पर यहाँ बहुत खुश होते हैं। पर तभी एक आदमी कहता है, होस्ट, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, अब ये मत कहना कि सब खेल यहीं खत्म होता है। होस्ट कहता है, मिस्टर यान, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मिस्टर यान कहते हैं, तो अब तुम हमें क्या दिखाने वाले हो? होस्ट कहता है, एक बहुत ही अनोखा तोहफा। तभी वोंग को कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। इस केज के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट सम्मन किया जाता है, द अल्टीमेट मास्टरपीस ऑफ डू बायोटेक, ताओवू 17। और ये बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे देख लोग घबरा रहे थे। होस्ट बताता है कि इसकी कोई कमजोरी नहीं है और ये इसके सामने आने वाले हर एक जिंदा जीव को चीर फाड़ देता है। यहाँ तक कि इसने उस आदमी को भी खा लिया जो इस पर गोल्डन रिंग बांधने आया था। तो अब आप में से कौन सा योद्धा इसका सामना करने आएगा? और यहाँ वोंग को एक अजीब सा एहसास होता है, यहाँ कोई शख्स है जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। और इस बात का एहसास वोंग के अलावा किसी और को नहीं है। वैसे जो शख्स ताओवू 17 की गोल्डन वेल लेकर आएगा, उसे उस जाइंट मगरमच्छ से दोगुना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इसका सामना करने के लिए सबसे पहले आता है ये शख्स, लेकिन ये बीस्ट इससे लड़ने की बजाय इस केज के ग्लास की ओर कूदकर इसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जो देख लोग यहाँ से घबराकर भागने लगते हैं। होस्ट ने शांत करने की कोशिश करता है कि ये ग्लास नहीं टूटेगा, पर इस ग्लास में दरारें आने लगी थी। और क्योंकि ये शख्स उस बीस्ट पर हमला कर रहा था, इसीलिए वो बीस्ट इसे खत्म कर देता है और इसके बाद इसके हथियार को अपने मुंह में देकर ग्लास तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जो देख होस्ट भी घबराने लगा था। वहीं वोंग को समझ आता है कि ये सब किया धरा कोल्ड पॉइजन का है। उसने जो पाउडर केज में गिराया था वो क्रोकोडाइल के लिए नहीं था, बल्कि इस बीस्ट के लिए था। और अगले ही पल में वो बीस्ट ग्लास तोड़कर बाहर आ जाता है, जो देख होस्ट की भी फट चुकी थी। अब वो बीस्ट होस्ट पर हमला करने ही वाला था कि एक आदमी उसे बचाने के लिए आ जाता है, जिसके बाद होस्ट इस आदमी को शुक्रिया कह के यहाँ से भाग लेता है। वैसे इस आदमी का नाम मुरोंग है। अब यहाँ मिस्टर पियाओ होस्ट से पूछते हैं क्या ये कोई स्पेशल शो चल रहा है, पर वो कुछ जवाब नहीं देता। और यहाँ मौजूद लुओयान कहता है मुझे यहाँ से सही सलामत बाहर निकालो। पर जो वैन था अब वो धीरे धीरे लुओयान की ओर आगे बढ़ने लगा था। पर तभी एक आदमी उसकी ओर आते हुए कहता है हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे, प्लीज आप अपनी जगह पर वापस चले जाइए। पर वोंग आगे बढ़ना जारी रखता है, जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो इस बीस्ट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ये बीस्ट शांत हो जाता है। और फिर एक लड़की आकर कहती है
आप सभी चिंता मत कीजिए, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। पर हर एक चीज बारीकी से चेक कर रहा वोंग यहाँ नोटिस करता है कि कोई तो यहाँ मिसिंग है। जिसके बाद हम दो कार्ड्स को देखते हैं जो कि एक कार्ड को स्वाइप करके शायद से किसी लिफ्ट में आते हैं। पर तभी अचानक लाइट चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही ये दोनों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनमें से एक बॉडीगार्ड को कुछ अजीब दिखता है। वो इस कमरे में देखने के लिए आता है, पर तभी अचानक कोई उसमें पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है। और वो थी ये लड़की। अब दोनों गार्ड्स को एक जगह बंद करने के बाद ये लड़की सीसीटीवी कैमरा की नजरों से छिपी हुई है। लेकिन तभी एक डिवाइस की मदद से ये उस कैमरा को ऑफ कर देती है। और क्योंकि कैमरे में ये दिक्कत बस कुछ पलों के लिए थी, इसीलिए सभी कैमरे मॉनिटर कर रहा शख्स भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वो लड़की चुपके से एक जगह पर आती है और आगे बढ़ते हुए अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेती है और उसके सामने मौजूद एक दरवाजे की ओर जाने लगती है। जिसके बाद वो उस दरवाजे को खोल भी लेती है। पर अचानक ही इसके पीछे एक आदमी आकर कहता है, आप इस जगह पर कैसे आ गई मोहतरमा? दूसरी ओर हम वोंग को देखते हैं और वो भी शायद इसी ओर आ रहा था। वहीं इस लड़की और इस आदमी के बीच लड़ाई होने लगती है। पर वो आदमी इस पर भारी पड़ रहा था। वो इसकी टोपी को काट देता है और जैसे ही इस लड़की के पीछे एक और सिक्योरिटी गार्ड आता है, ये लड़की उसमें लात मार के उसे वहीं बेहोश कर देती है। और इसके बाद वो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की ओर इस पहले सिक्योरिटी गार्ड को फेंक कर उन दोनों में लात मार के उन्हें वहीं हरा देती है। पर तभी पीछे से उस पर यह आदमी हमला कर देता है, लेकिन कोई उस शख्स को रोककर इस लड़की को बचा लेता है। और वो था हमारा वोंग। वो लड़की पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वोंग कहता है, बाथरूम जा रहा था और बस मैं रास्ता भटक गया। पर तभी ये आदमी कहता है कि बातें बाद में करना, पहले लड़ाई कर लें। सो वोंग उसमें मारकर उसे बेहोश कर देता है। पर वोंग की ताकत देख ये लड़की उससे पूछती है, तुम दोस्त हो या दुश्मन? वोंग कहता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारी असली एम्प्लॉयर तुम ही हो। तुम इस ड्रू मैंशन में एक सीक्रेट मिशन के लिए आई हो। ये लड़की पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चला? वोंग बताता है कि मिस्टर पियाओ तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से खड़े थे जैसे वो तुम्हारी हिफाजत कर रहे हो, और एक मालिक एक बॉडीगार्ड की हिफाजत आखिर क्यों ही करेगा? वो लड़की कहती है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, और भी बॉडीगार्ड्स बस यहाँ आते ही होंगे। सो वोंग कहता है, तो चलो अपना काम हम जल्दी करते हैं। अब वो लड़की वोंग के पीछे आती है। ये दोनों एक कमरे में आते हैं, पर इस कमरे में इस लड़की को कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। पर वोंग कहता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि असली खजाना कहाँ है, पर यहाँ से भागने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो लड़की पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? पर तभी वोंग को कुछ महसूस होता है। वो उस लड़की के साथ ऐसे छुप जाता है क्योंकि उन पर गोलियों से हमला हो गया था। जिसके बाद हमला रोककर ये लड़की कहती है, छुपन छुपाई का खेल बंद करो और बाहर निकलो। लेकिन तभी वोंग एक चश्मा पहन लेता है और तभी ये लड़की उनकी ओर एक लाइट ग्रेनेड फेंकती है, पर वोंग उसे उल्टा उन्हीं की ओर फेंक देता है और ये ग्रेनेड फट जाता है। जिसके बाद हम इन दोनों को भागते हुए देखते हैं, पर इनके सामने वही लड़की आ जाती है। इनको घेर लिया जाता है और तभी दीवार तोड़ एक और आदमी आ जाता है। हम देखते हैं कि ये लड़की इन मोहतरमा को एक रस्सी से पकड़ लेती है। वहीं वोंग उन दोनों आदमियों से लड़ रहा था। जिसके बाद ये आदमी इन मोहतरमा के पीछे आकर इनमें एक मुक्का मारता है जिससे ये दीवार से टकराती है। वोंग कहता है, कितनी गलत बात है, 2 के खिलाफ 3। और वो लड़की कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, अब तुम मरने वाले हो। सो तभी वोंग यहाँ एक बॉम्ब गिराकर कहता है, चलो साथ में मरते हैं। बॉम्ब देख जैसे ही इस लड़की का ध्यान भटकता है, वोंग उन मोहतरमा को लेकर वहाँ से भाग लेता है। जिसके बाद हम इन दोनों को शायद से स्टोर रूम में देखते हैं। वोंग कहता है, वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और वो जल्दी हमें ढूंढ लेंगे। पर मोहतरमा कहती हैं कि अगर तुम अकेले होते तो आसानी से यहाँ से भाग निकलते, है ना? पर वोंग बताता है कि उसे याओ को ढूंढने के लिए लुओयान के बारे में जानकारी चाहिए। पर इससे पहले कि ये मोहतरमा याओ के बारे में पूछ पाती, वोंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं और इनके सामने वोंग आ चुका था, पर वो अकेला था, इसीलिए ये पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है। वोंग बताता है कि वो लड़की कमजोर थी, इसीलिए मैं उसे पीछे छोड़ाया। जो सुन ये लड़की इस आदमी को उन मोहतरमा को ढूंढने के लिए भेज देती है। पर इसके बाद जैसे ही ये लड़की थोड़ा आगे बढ़ती है, छत को काट कर ऊपर से गिरती हैं ये मोहतरमा, और वो आते ही इस लड़की के साथ फाइट करने लगती हैं। इन दोनों की फाइट के बीच जब ये आदमी मोहतरमा को पीटने के लिए आता है, तब वोंग उसमें मुक्का मार के उसे दूर कर देता है। वहीं ये मोहतरमा भी इस लड़की को हरा देती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग एक मुक्का मारकर दीवार में होल कर देता है। जिसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं और यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर्स रखे हुए थे। इन मोहतरमा को यहाँ एक स्क्रोल दिखता है
और इसी के लिए ये यहाँ आई हैं। और वोंग को यहाँ दिखता है ऑब्सीडियन एसेंस, जिसके बाद अपना अपना सामान लेकर ये यहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और यहाँ से सही सलामत निकल लेते हैं। दूसरी ओर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि हार का स्वाद चख चुके हैं। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो इन तीनों को ऐसी हालत में देख कहता है, हार का स्वाद चख लिया हो तो अब जरा इनका स्वाद भी चख लो। अब इसके बाद हमें दो मैंशन की रिसर्च लैब दिखाई जाती है, जिसके प्रोफेसर सिर्फ जानवरों पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स एलिवेटर के सामने हमला करने के लिए तैयार खड़े थे, क्योंकि एलिवेटर के अंदर वोंग और ये मोहतरमा थी। और यहाँ पर ये मोहतरमा अपने डिवाइस का यूज करके एलिवेटर पर लगे सीसीटीवी कैमरा को खराब कर देती हैं। पर यहाँ जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है ये लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, पर ये मोहतरमा भी अपनी तलवार से उन पर हमला कर देती हैं। दूसरी ओर हम इन तीनों को देखते हैं जो वोंग और मोहतरमा के पीछे आ रहे थे। दूसरी ओर मोहतरमा उन सभी गार्ड्स को हरा चुकी हैं और इसके बाद वो वोंग को अपना सारा प्लान समझाने लगती हैं। हमें दूसरे एलिवेटर से दूसरी ओर पहुंचना होगा, वहीं से हम भाग पाएंगे। ये बात सुनते ही वोंग दौड़कर दूसरी ओर जाने लगता है। सो मोहतरमा उसे बताती हैं कि वो गलत रास्ता है, जिसके बाद ये दोनों भागकर आगे बढ़ते हैं। पर इन्हें सामने बहुत ज्यादा खून नजर आता है। वो मोहतरमा सामने के दरवाजे की ओर जाकर उसका लॉक खोलती हैं, जिसके बाद ये दरवाजा खुलता है और ये जगह होती है दू मैंशन की दू वेविंग्स बायोजेनेटिक्स रिसर्च लैब। वोंग पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। वो मोहतरमा बताती हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसकी गहराई तक मैं पहुंचना चाहती हूँ। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स थे जिन्हें बायो इंजीनियरिंग की मदद से बनाया गया है, पर यहाँ पर ये काफी सारा गैर कानूनी काम कर रहे हैं जो कि इंसानियत के लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और इसके बाद ये आते हैं इस जगह के मेन रूम में। ये इस जगह के अंदर आते हैं। वहाँ एक लड़की थी जो इन्हें देख कहती है, ओह तो तुम ही वो हो जिसके आने का प्रोफेसर इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद वो लड़की जाकर प्रोफेसर को उनके बारे में बताती है। जिसके बाद ये प्रोफेसर इन दोनों से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं, तो आखिरकार तुम आ ही गई मुमू शिया। शिया कहती है, हाँ मैं यहाँ पर वो जीन थेरेपी ड्रग लेने आई हूँ जिसका आपसे सौदा हुआ था। पर प्रोफेसर कहता है, हाँ पर तुम्हें पूरा वादा तो याद है ना, मैं तुम्हें वो ड्रग तब दूंगा जब तुम मुझे वो खजाना दोगी। सो शिया कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि आपका ये ड्रग काम करता भी है या नहीं। सो प्रोफेसर कहते हैं कि जिन लोगों से तुम्हारी पहली लड़ाई हुई वो इतने बेहतर सिर्फ मेरे रिसर्च की वजह से ही बन पाए हैं। जीन हाइब्रिडाइजेशन ने बताया है कि ह्यूमन बॉडी को इनहेंस किया जा सकता है, लेकिन मुझे इस रिसर्च को बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि दू वेइवांग मिलिट्री के यूज के लिए मुझसे बायोलॉजिकल वेपन्स बनवाना चाहता था, पर मुझे जानवरों से ज्यादा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है। वोंग कहता है, क्या तुम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करते हो? प्रोफेसर कहता है, महान उद्देश्यों के लिए छोटे छोटे बलिदान देने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी रिसर्च में कामयाब हो गया तब सारी बीमारियों को पल भर में ठीक कर पाऊंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट इस रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। पर तभी इसे रोक कर शिया कहती है, बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि वो ड्रग कहाँ है जिससे मैं अपने ग्रैंडपा को बचा पाऊंगी। प्रोफेसर बताता है कि उसके पास अभी वो ड्रग नहीं है, लेकिन अगर शिया उसे वो ट्रेजर दे देगी तब वो उसे बेचकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा पाएगा और बस कुछ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और इसके बाद मैं सफल हो जाऊंगा। पर यह बात सुन शिया अब उस प्रोफेसर को पीटने लगती है और इसके बाद वो उसे मारने वाली थी, पर प्रोफेसर की असिस्टेंट शिया के ऊपर गन तान देती है और कहती है कि हमारी रिसर्च पूरी इंसानियत के लिए वरदान साबित होगी जिसे तुम जैसी एक मामूली सी लड़की कभी नहीं समझ पाएगी। लेकिन ये सुन शिया इस लड़की को भी धो देती है और कहती है कि तुम सभी पागल हो चुके हो, चूहों की तरह इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना। क्या तुम्हें पता भी है कि ये कितना बड़ा गुनाह है? और तुम सब जो ऐसे काम करते हो तुम सभी बस मॉन्स्टर्स हो। पर अचानक ही वोंग को कुछ होने लगता है। वो गायब होकर अपने क्यूब में चला जाता है। शिया देखती है कि वोंग यहाँ से गायब हो चुका है, पर तभी प्रोफेसर कहता है, ये सब मेरी सालों की रिसर्च है, इसे बर्बाद मत करना। पर शिया कहती है कि ये सब शुरुआत से ही बर्बाद था। दूसरी ओर हम वोंग को उसके क्यूब डायमेंशन में देखते हैं जहां ऑब्सीडियन एसेंस को एब्सॉर्ब करने के बाद उसका सिस्टम रिबूट हो चुका है। अपने सिस्टम को वापस पाकर वोंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वोंग देखता है कि क्यूब डायमेंशन का साइज भी अब पहले से थोड़ा बढ़ चुका है। साथ ही वोंग अब अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज 15 नहीं बल्कि 30 मीटर तक कर पाएगा। साथ ही उसे एक नई स्किल भी मिल गई है
डिवाइन वेस्टोर। इससे वोंग जेम स्टोन की एनर्जी को अपने सिलेक्टेड टारगेट पर अप्लाई कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिया यहाँ कुछ केजेस खोल देती है। वहीं ये तीनों भी शिया और वोंग को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर इनके थोड़ा आगे बढ़ते ही लाइट चली जाती है और अचानक ही इनके सामने से कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स आकर इन गार्ड्स को काटने लगते हैं। जो देख ये लड़की ज्यूग नाम के इस लड़के से कुछ करने को कहती है। सो ज्यूग अपनी एबिलिटी से यहाँ एक वैम्पायर टाइप मॉन्स्टर को चला देता है। जिसके बाद ये लड़की कहती है कि ये सारे बैट्स तो लैब में से आए हैं, पर कैसे? और तभी अचानक इस आदमी को कुछ बहुत ही अजीब महसूस होने लगता है। लेकिन अब भी ये लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं, पर तभी अचानक छत पर से एक मॉन्स्टर ज्यूग पर हमला कर देता है और वो उसे खाने लगता है। ये लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो इन गार्ड्स पर ही टूट पड़ता है। सो ये लड़की उसे अपने चाबुक से पकड़कर अपनी ओर खींचती है और ये आदमी उसमें मुक्का मारकर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिया भागते हुए एक डेड एंड पर पहुंच जाती है और इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उस पर पीछे से हमला हो जाता है और ये हमला करने वाले थे ये दोनों। ये लड़की कहती है, वक्त रहते मेरे हमले को डॉज कर दिया, तुम काफी तेज हो। पर शिया पूछती है, अपने ही मॉन्स्टर्स से लड़ना कैसा लग रहा है? पर ये सुन ये लड़की कहती है, शी-मैन, हमला करने के लिए तैयार रहना, और तुम मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिया और इस लड़की के बीच फाइट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी। ये लड़की अपने चाबुक से शिया पर जो हमले कर रही थी, शिया आसानी से उन्हें अपनी तलवार से रोक पा रही थी। पर इसके बाद ये लड़की शिया को अपने चाबुक से पकड़ लेती है और अब शी-मैन दौड़ता हुआ आकर शिया में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे शिया दूर गिर पड़ती है और अब वो इनका सामना नहीं कर पाएगी। पर अब यहाँ ये लड़की शिया को बताती है कि इन सभी को बचपन में प्रोफेसर के द्वारा किडनैप कर लिया गया था उसका टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए, और उन सभी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हमने जो सहा वो नर्क से कम नहीं था। पर तुम जैसी एक लड़की जो ऐशो आराम में पली बड़ी हो, वो ये सब क्या ही समझेगी। शिया कहती है, पर तुमने अपनी ताकतों से कितने सारे लोगों की जानें ली हैं। पर अब शी-मैन यहाँ शिया को खत्म करने वाला था, पर तभी अचानक कुछ अजीब होता है। बहुत ही खतरनाक पावर के साथ वहाँ पर प्रकट होता है वोंग। वोंग को देख शिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वोंग में एक मुक्का दे मारती है और पूछती है, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ। पर तभी सिस्टम वोंग को बताता है कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और तभी वहाँ दरवाजा तोड़कर एक लिज़ार्ड मॉन्स्टर आ जाता है। एक नहीं, यहाँ पर कई सारे होते हैं। जो देखिए लड़की कहती है, इन मॉन्स्टर्स की वजह से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम दोनों भी यहाँ फंस चुके हो। पर तभी अचानक वोंग शिया को लेकर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर ये लिज़ार्ड्स उस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं वोंग शिया के साथ टेलीपोर्ट होकर इस बिल्डिंग के नीचे मौजूद गटर में आ गया था, क्योंकि यहीं से ये दोनों बाहर निकल सकते हैं। पर यहाँ आने के बाद शिया का पूरा ड्रेसअप चेंज हो गया था। ये शिया के पास एक डाइविंग सूट है। यहाँ शिया वोंग से कुछ पूछने वाली थी, पर तभी यहाँ पर ये शख्स आ जाता है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था और ये कहता है कि वो गोलियां खाने के बावजूद भी वो तुम्हें नहीं हरा सके, बेवकूफ। और तभी सिस्टम वोंग को बताता है कि इस आदमी की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस आदमी के यहाँ आने से यहाँ तेज हवाएं चलने लगी थी। शिया पूछती है, ली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सिस्टम कहता है, मास्टर यह आदमी आपसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ली कहता है, शायद तुम्हारी जानकारी के अनुसार इस वक्त मैं अब्रॉड गया था, है ना, एक असैसिनेशन वर्क करने के लिए। लेकिन मैं ये बात 1 महीने पहले ही जान चुका था कि रुद्रा बैंकेट में चोरी होने वाली है और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये चाल चली। जिसके बाद ली वोंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ली की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। वो वोंग से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? और यही कहते हुए वो शिया को खत्म करने वाला था, पर वोंग उसका हाथ पकड़ के उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। पर अगले ही पल में वोंग ली पर एक कुनाई से हमला करने की कोशिश करता है, पर ली अपने हाथ को हथियार बनाकर वोंग के साथ लड़ने लगता है। इन दोनों के बीच हो रही लड़ाई में बेशक ली वोंग से बहुत ज्यादा ताकतवर था। जिसके बाद ली वोंग में लात मार के उसे दूर फेंक देता है और शिया की ओर आगे बढ़ने लगता है। पर तभी पीछे से आकर वोंग ली के मुंह पर एक लात दे मारता है, पर ली वोंग को पकड़ के उसे घुमाते हुए जमीन में दे मारता है। और जब वो उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी शिया उस पर हमला करके उसका ध्यान भटका देती है और वोंग टेलीपोर्टेशन की पावर से ली पर हमला कर उसे थोड़ा जख्मी कर देता है। जिसके बाद ली कहता है, मैंने तुम दोनों की ताकत को कम समझा। पर यहाँ शिया कहती है, अगर हम साथ मिलकर इसका सामना करें
तो क्या हम इसे हरा पाएंगे? वोंग कहता है मुझे नहीं पता। पर इसके बाद वो अपनी नई स्किल का यूज करता है और सिस्टम की 25% जेम एनर्जी को इस कुनाई में इन्फ्यूज कर देता है। लेकिन जितनी देर में ये पूरा प्रोसेस होगा, वोंग अपनी किसी भी दूसरी एबिलिटी का यूज नहीं कर पाएगा। और तभी ली आकर वोंग में काफी जोरदार मुक्का मारता है और जब शिया उसका सामना करने आती है तब वो शिया की तलवार को ही दूर फेंक देता है। और जब ये दोनों एक साथ मिलकर ली से लड़ने की कोशिश करते हैं तब ली इन दोनों को ही कूटने लगता है। ली पूछता है अब तुम अपने उस टेक्निक का यूज क्यों नहीं कर रहे? क्या एक ही बार कर सकते थे? पर वोंग यहाँ कहता है शिया मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम पहले यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद वोंग पहले ली की ओर पानी फेंकता है और उसके बाद वो उसकी ओर एक बॉम्ब फेंक देता है जिसके फटने से काफी धुआं हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं। पर अचानक ही ली शिया के पीछे आ जाता है। वोंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर ली उसे जमीन में दे मारता है और इसके बाद वो शिया को पकड़ उसे भी दीवार में दे मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। पर वोंग खड़ा होकर कहता है हमारी लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है। पर ली वोंग के मुक्के को पकड़ वोंग के पेट में एक काफी खतरनाक मुक्का मारता है। पर इसके बावजूद भी जब वोंग पलटवार करता है तब ली उसे दीवार में मार देता है और इसके बाद वो वोंग को खत्म करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है जबकि अभी मर्जिंग प्रोसेस होने में 1 मिनट से ज्यादा बाकी है। पर वोंग अभी से बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। तभी ली आकर वोंग की गर्दन पकड़ लेता है और पूछता है आखिर तुम हीरो बनने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? और इसके बाद ली अपने हाथ को हथियार बनाकर ये सोचने लगता है कि वो पहले वोंग का कौन सा बॉडी पार्ट काटे। पर वो फिर से वोंग से पूछता है कि आखिर ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? और जब वोंग खुद से यही सवाल पूछता है कि उसे क्या हासिल होगा तब उसके सामने उसे याओ का जिक्र नजर आता है और अगले ही पल में शिया ली के पीछे आकर उसके सीने में तलवार घुसा देती है जिस वजह से ली वोंग की गर्दन छोड़ देता है। दोस्तों यहाँ पर शिया वोंग की मदद करने के लिए ही आई थी पर तभी वोंग को शिया के पीछे खतरा दिखाई देता है इसीलिए वो उसे ली से बचने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिया और ली के बीच फाइट शुरू हो जाती है लेकिन शिया से परेशान आकर ली उस पर एक मैजिक अटैक करके उसे हरा देता है और इसके बाद वो अपनी पीठ से शिया की तलवार निकालता है और इस तलवार को लिए शिया की ओर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वोंग का सिस्टम मर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट कर देता है जिससे वोंग को मिलता है एक स्पेशल कुनाई वेपन विद आइस एट्रीब्यूट। वोंग उस कुनाई को सम्मन करता है पर सिस्टम बताता है कि ये प्रोसेस सही से पूरा नहीं हुआ है इसीलिए 30 सेकंड बाद ये कुनाई फट जाएगी। ये सुन पहले तो वोंग घबरा जाता है पर फिर उसे एक आइडिया आता है। वो तेजी से ली की ओर जाकर उसके हाथ में ये कुनाई घुसा देता है। सो ली गुस्से में आकर वोंग में ऐसा मुक्का मारता है कि वोंग बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी शिया वोंग के पास आती है। वोंग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। यहाँ ली कहता है तुम्हें क्या लगा तुम इससे मुझे हरा दोगे? बेवकूफ। पर जैसे ही वो इस कुनाई को निकालता है ये कुनाई अपना कमाल दिखाती है। पल भर में ही वहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो जाती है। वोंग कहता है आखिर ये काम कर गया। हम देखते हैं कि ली पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। शिया को समझ नहीं आता कि अभी अभी ये क्या हुआ पर इतना तय था कि ली अब तक मरा नहीं है इसीलिए वोंग शिया को लेकर भागना शुरू कर देता है। शिया पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है? बर्फ में जमने की वजह से अब ये पूरी जगह टूटने वाली है। वोंग कहता है मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है पर मेरा दिल कहता है कि हमें भागते रहना चाहिए। दूसरी ओर बर्फ तोड़कर ली बर्फ से बाहर निकल आता है। वहीं इन दोनों के सामने एक काफी गहरी जगह आ जाती है। वोंग यहाँ शिया से नीचे कूद जाने को कहता है। वो कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तभी अचानक एक प्रेशर इनकी ओर आता है। हम देखते हैं कि ली बहुत तेजी से इनकी ओर आ रहा है जो देख वोंग शिया को धक्का दे देता है और कहता है तुम्हें सही सलामत बचना होगा। ली बहुत तेजी से अब वोंग की ओर आते हुए कहता है तुम में से कोई नहीं बचेगा। पर अगले ही पल में यहाँ एक धमाका हो जाता है पर इस धमाके के बाद भी ली अब तक जिंदा था और बहुत ज्यादा गुस्से में वो कसम खाता है कि वो इनसे अपना बदला लेकर रहेगा। दूसरी ओर शिया उस जगह से बचकर निकल आई थी एंड गेस व्हाट, उसकी पीठ पर रखा हुआ था एक क्यूब जिसके अंदर था हमारा वोंग। लेकिन बेचारी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो यहीं बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें खुशनुमा मौसम दिखाया जाता है और हम वोंग को देखते हैं जो सी हर एक चीज के बारे में सोच रहा था जो अब तक घटित हुई। हर एक चीज बिल्कुल सपने की तरह थी, कहा जाए तो किसी बुरे ख्वाब की तरह।
और अब तक वोंग जरा भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। और अगले ही पल में वोंग के साथ कुछ अजीब होता है। वो ना जाने कैसे शिया के पास पहुंच जाता है। वोंग कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर ऐसे क्यों बुलाया? शिया कहती है, क्योंकि मुझे तुमसे एक जवाब चाहिए। क्या तुम हमारे ATC को ज्वाइन करोगे? वोंग पूछता है कि ये ATC क्या है। सो अब यहाँ के पर्दे खुलते हैं और शिया बताती है कि ATC एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें सुपर ह्यूमन वर्ल्ड कंपटीशन की तैयारियां चल रही हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। पर वोंग साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसके पास और भी ज्यादा जरूरी काम है। पर शिया कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें बहुत ही खुफिया जानकारी फ्री में दे सकती हूँ, जानकारी शीगू किन के बारे में। वोंग पूछता है, तुम जानती हो कि वो कहाँ है? वो बताती है कि शीगू किन बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम उसका सामना अकेले कभी नहीं कर पाओगे। पर मेरे साथ इस कंपटीशन में ज्वाइन होकर तुम सिर्फ मेरी नहीं बल्कि अपनी भी मदद करोगे और आखिर में याओ को भी बचा लोगे। वोंग के जहन में फिर से याओ का जिक्र आता है और अब वो कहता है, शिया मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में शीगुकिन को ढूंढने में तुम भी मेरी पूरी मदद करोगी। और इसी के साथ ये दोनों एक डील करते हैं और आखिर में वोंग कहता है, शीगुकिन मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ सीजन 1 एंड होता है। भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक जरूर से करते जाना। कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।